चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। कल तो एक्चुअली रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गया, तो मुझे फिर पुराने लेक्चर अपलोड करने पड़े। लेकिन कंटेंट वही था। एक्चुअली कल पढ़ा तो दिया था, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया, लेकिन वो रिकॉर्डिंग का ध्यान नहीं रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करूंगा। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप डिस्कस करेंगे। विजन डिफेक्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था। और विजन डिफेक्ट्स में मेन क्या है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। शीट मैंने आपको भेजी दी है असाइनमेंट, आप उसको लगाइए। कुछ बच्चे जैसे लगा रहे हैं, वो डाउट वगैरह पूछ रहे हैं, तो मैं बता भी रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस जो अभी डीपीपी मिला था उसमें भी कोई हो कुछ, तो जैसे मैंने बता दी थी अपनी तरफ से, प्रिज्म वगैरह में कुछ रह गए थे तो वो मैंने बता दी। जैसे अभी एक दो बच्चों ने पूछा क्वेश्चन नंबर 10 प्रिज्म वाली शीट में, अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। तो और भी आपके अगर कोई डाउट वगैरह होते हैं तो आप पूछिए। आज मैं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पढ़ाऊंगा, तो होपफुली कोशिश करते हैं कंप्लीट हो जाएगा। अगर इन केस फिर भी रह जाता है तो कल क्लास होगी आपकी। अभी देखिए 2 एक दिन थोड़ा सा मुझे मैं बिजी हूँ, काम भी है, तो शेड्यूल थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो आज क्लास जैसे 9 से मैंने रखी है, क्योंकि मेरा जो 11th का बैच एक चल रहा है उसका टाइम एक्चुअली चेंज हो गया है। इस चक्कर में मुझे आपका टाइम शाम वाला चेंज करना पड़ा। कल का भी टाइम सुबह का ही रहेगा, और सुबह का मैं बता दूंगा, कल मुझे कहीं बाहर जाना है और ट्यूसडे को भी थोड़ा सा काम है। एनीवे वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि एक हफ्ते 8 दिन का मैक्सिमम सिलेबस बचा है। ये आज खत्म हो जाता है तो ठीक है, अगर रह जाएगा तो कल हम क्लास करेंगे। कल संडे में क्लास है आपकी, पहली बात। और इसको कंप्लीट करने के बाद जो शीट मैंने दी है उसके क्वेश्चंस आप लगा लेना। जो भी डाउट आपके होंगे वो मैं डिस्कस कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से बता दूंगा इसको, ठीक है। और फिर नेक्स्ट यानी मंडे से वेव ऑप्टिक्स यानी इंटरफ्रेंस स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 क्लास में कंप्लीट हो पाता है, और लगभग एक क्लास डिफ्रैक्शन, एक क्लास पोलराइजेशन, तो एक वीक में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप फ्री हैं, अपना तैयारी करिए, टेस्ट वगैरह देते रहिए, प्रैक्टिस आपकी सही चली रही आई हो। और देखिए हो सकता है अगले महीने से मोस्ट प्रोबेबली शायद कोचिंग वगैरह भी ओपन होने की बात सुनने में आ रही है, 1 जुलाई से। तो मैं अवेलेबल रहूंगा कोचिंग में, ठीक है। आपको जो भी डाउट आते हैं आप आइए, पूछिए, खूब मेहनत करिए जम के, क्योंकि वही टाइम है। अगर कोचिंग वगैरह खुल जाती तो हो सकता है कि फिर आपका जो एग्जाम है वो ऑन शेड्यूल हो। नीट का या जेई के तो 2 हो चुके हैं, 2 पोस्टपोन हो गए, तो उनका भी कोई डेट आई नहीं है। नीट के फॉर्म का भी अभी कुछ पता लगा क्या? फॉर्म भी अभी भरे तो गए नहीं है, कोई डेट वगैरह? अभी नहीं भरेगा सर, अभी कोई अभी डेट नहीं। नहीं। हाँ, तो अभी मैं एक देख रहा था, एक कुछ लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया है कि नीट और जेई की डेट को पोस्टपोन करो। अब पता नहीं कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं। वो एक फिल्म का एक डायलॉग नहीं है, कौन लोग हैं कहाँ से आते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को यही कहूंगा, पूरी साल भर आप लोग मेहनत करते हो, और ये वो लोग होते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती, सच मानिए। अभी कोविड सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है, 1 अगस्त को अभी बहुत टाइम है, तो तब एग्जाम कराए जाएंगे। तो उम्मीद है तीसरी लहर की, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। और आप लोग भी पूरी साल भर मेहनत करते हैं, बल्कि साल भर नहीं, 1.5 साल से मेहनत हो गई आपकी। तो आप लोगों को भी बेसब्री से इंतजार होता है भाई ये एग्जाम खत्म हो जाए, और हम लोग भी सोचते हैं कि बच्चे रिलैक्स हो जाएं। तो अभी मैं देख रहा था, वो मैंने आपको फॉरवर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको करूंगा, आप दूसरे लोगों को करोगे, क्योंकि नॉर्मल एक ऐसा ट्रेंड होता है। वो अभी 2 दिन पहले ही देख रहा था कि उस पर वो मिनिस्टर को मैसेज करना शुरू कर दिया है, ट्विटर करना शुरू कर दिया है कि इसको पोस्टपोन किया जाना चाहिए। वो भी कब? अक्टूबर में। सितंबर छोड़ो, पिछली साल का भी रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में है कुछ बच्चे। और इनको वही बच्चे होते हैं जो पढ़ते पढ़ते नहीं है। उनको क्या काम होता है, सोशल मीडिया पे ये ट्विटर पे ट्रेंड करा दिया कि एग्जाम पोस्टपोन करो। और आप जैसे जो मेहनती बच्चे होते हैं वो अल्टीमेटली सफर करते हैं। अच्छा, नो डाउट गवर्नमेंट इस समय बैकफुट पे है, क्योंकि सिचुएशन इतनी वर्स्ट सिचुएशन से हम लोग धीरे धीरे निकल के बाहर आ रहे हैं। उम्मीद है और अच्छा कंट्रोल में अगर आ जाती है सिचुएशन, और आपका टाइमली एग्जाम अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब है कि सिलेबस अभी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो अपना प्रैक्टिस खूब जम के करिए। उम्मीद है 1 जुलाई से कोचिंग खुल जाएंगी तो आपको और ज्यादा टाइम में दे सकता हूं। अगर आप आ सकते हैं कोचिंग, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है, अलाउ कर दिया जाता है, तो मैं वहां बैठूंगा। आपके डाउट्स वगैरह होंगे, क्लास वगैरह मेरी तो बाकी बैचेस की होगी, ठीक है। कुल मिला के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। एग्जाम वगैरह के लिए ये नहीं सोचना है कि अभी
अभी फॉर्म वगैरह हो सकता है कोई डिसीजन इस पे भी हो, अभी तो फॉर्म निकाले नहीं, पता नहीं क्या करेंगे, क्या सोच के बैठेंगे इस साल कराना ही नहीं है क्या, कम से कम फॉर्म तो भरवा ही देते। भैया इस बार काम नहीं आएगा तो अगली बार पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे गवर्नमेंट को, आपके चले जाएंगे वो, अब नहीं तो 2 महीने बाद 4 महीने बाद काम ही आ जाएंगे। कम से कम बच्चे का एक माइंड सेट तो हो जाए कि चलो भाई फॉर्म भर गए। अभी तो बच्चे को यही नहीं पता कि एग्जाम होंगे कि कहीं 12th की तरह कैंसिल ना कर दें। हालांकि मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा, इतना गंभीर मजाक सीरियस मजाक नहीं करेंगे, पर फिर भी फॉर्म तो भरवा ही सकते थे, जैसे जेई का भरा जा चुका है। एनीवे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2 इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कल की क्लास जो अपलोड करी है वो पुरानी क्लास है, एक्चुअली कल रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गया पढ़ाते पढ़ाते, आज तो मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया, इसलिए थोड़ा बातें भी रिकॉर्ड हो गई होंगी। पहले ही कर दिया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप 2 पढ़ेंगे, टेलीस्कोप में भी 2 पढ़ेंगे हम, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड एक मिलता जुलता और टेलीस्कोप है जिसे गैलीलियन टेलीस्कोप कहते हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस उसमें लेंस एक जो होता है वो बदल जाता है, जो आई लेंस होता है वो कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लगा दिया जाता है। उससे फायदा ये मिलता है कि जो फाइनल इमेज बनती है वो इरेक्ट बन जाती है, बस ये फायदा होता है, वो बता दूंगा। तो फॉर्मूले में कोई खास चेंज नहीं आता है, बस फॉर्मूले में फोकल लेंथ आई लेंस की नेगेटिव रख देते हैं, बाकी वही टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल वाला ही फॉर्मूला काम कर जाता है, ठीक है। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे मेन है 2 चीजें, एक रिजोल्विंग पावर, तो रिजोल्विंग पावर मैं यहाँ नहीं पढ़ाता, आगे वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि वो डिफ्रैक्शन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है रिजोल्विंग पावर। जब हम डिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे तो डिफ्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिजोल्विंग पावर में, तो डिफ्रैक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा वहां जब पढ़ लेंगे तो मैं आपको फिर फॉर्मूले वगैरह रिजोल्विंग पावर के बताऊंगा डिटेल में काफी अच्छे से, और उसके बाद रिजोल्विंग पावर के क्वेश्चन भी कर पाओगे। फिलहाल इनमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन के जैसा ही एक मिलता जुलता टर्म है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का दूसरा नाम होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, और ये एक्चुअली मैग्निफिकेशन में क्या करते हैं, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वहां साइज को लेंथ में एक्सप्रेस करते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज की जब बात करते हैं, यहाँ पे भी बात करेंगे लेकिन इसको एंगल में एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि इमेज कितना एंगल बना रही है और ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, इन दोनों एंगल का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि मैंने सिंपल बोल दिया आपसे, यही सबसे मेन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें सबसे मेन यही है जो मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन, एक ही बात है। और मैग्नीफाइंग पावर एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी 2 एंगल का रेशियो है, इमेज ने जो एंगल फॉर्म किया उसका और ऑब्जेक्ट ने जो एंगल फॉर्म किया उसका। ये तो एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने बोल दिया, लेकिन ये भी प्रॉपर जानना जरूरी है कि इमेज जो एंगल फॉर्म कर रही है वो कौन सी वाली है, इंटरमीडिएट इमेज है कि फाइनल इमेज है, और ऑब्जेक्ट जो एंगल फॉर्म करता है आई पर या आई लेंस पर या ऑब्जेक्ट पे किस पे करता है, ये जानना जरूरी है। और फिर ऑब्जेक्ट किस जगह पे रखा हो जब ये एंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ 2 चीजें हैं, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट जो होता है वो सबसे पास रखा जाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप का यूज क्या है, छोटी चीजों को देखना, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को जो दिखाई नहीं देते, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, वायरसेस है, या और कोई छोटी चीज है, ठीक है, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब सोचिए चीज बहुत छोटी है तो उसको दूर तो रख नहीं सकते, सबसे पास रखेंगे, पहले समझ लो चीजों को, सबसे पास भी कितना रख सकते हैं, कल हमने समझ लिया जब हमने आई के बारे में मैंने बताया था कि उसमें जो ह्यूमन है आई है वो 25 सेंटीमीटर से लेके, हेल्दी आई एडल्ट की 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक देख सकती है, 25 सेंटीमीटर सबसे पास डिस्टेंस होता है। तो अगर माइक्रोस्कोप से हम जब देखेंगे तो वहां जो एंगल मैंने बताया कि एंगल फाउंड बाय इमेज अपॉन एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट, अभी तो शॉर्ट में बोला है और डिटेल में लिखाऊंगा, वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आता है तो फॉर्मूलों की अगर समझ है डीप में आपको, एक तो होता है फॉर्मूले हमने रट लिए, अब रटने वाले फॉर्मूले से केवल वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे जो स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कुछ छोटे मोटे चेंजेस अगर आ गए तो फिर वो फॉर्मूले आते कैसे हैं इस चीज की समझ अगर आप होगी, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में ही बताऊंगा, चाहे भले ही एक एक्स्ट्रा क्लास कल की भी इसमें जाए, वैसे उम्मीद है आज मोस्ट ऑफ द पार्ट में कवर करूंगा, उसके बाद कुछ कल की क्लास में बाकी जो रह जाएगा क्वेश्चंस वगैरह शीट में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको जो बता रहा था कि माइक्रोस्कोप में छोटी चीजें होती तो पास रख के ही देखी जाएंगी, दूर नहीं, पहले से ही छोटी है तो डी के डिस्टेंस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को,
जो रेशियो निकाला है ना हम दो एंगल का, तो एक एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज उसे हम मान लो बीटा कह देते हैं, और एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट उसे हम अल्फा कह देते हैं। तो यहाँ पे बीटा अपॉन अल्फा का ये जो रेशियो होता है उसी को मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। और ये जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ ये माइक्रोस्कोप के साथ साथ टेलीस्कोप में भी वैलिड होगा, और यहीं से सारे फॉर्मूले आएंगे। तो दो तरह के फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें, सबसे ज्यादा एक मैग्नीफाइंग पावर को लेके और एक रिजोल्विंग पावर को लेके। रिजोल्विंग पावर में कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं, और वो क्वेश्चंस मैंने आपकी शीट में डाले हैं, मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं शीट में, ठीक है। और वो क्वेश्चन तब कर पाओगे जब रिजोल्विंग पावर भी आप पढ़ लोगे। रिजोल्विंग पावर एंड रिजोल्विंग लिमिट दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। माइक्रोस्कोप में भी पढ़ेंगे, टेलीस्कोप में भी पढ़ेंगे, पर पढ़ाऊंगा मैं डिफ्रैक्शन के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डिफ्रैक्शन हमने तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा है, आपको आगे जाके अगर पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आप देखोगे कि डिफ्रैक्शन और रिजोल्विंग पावर बहुत ज्यादा कुछ चीजें रिलेटेड हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है ये जब हम जान लेंगे तो रिजोल्विंग पावर क्या चीज है इसको समझने में आपको आसानी होगी, और बहुत ज्यादा चीजें रिलेटेड हैं। अगर आपने पहले केवल नाम वाम सुन रखे हैं, फॉर्मूले पढ़े हैं, तो आपको फिर वो क्लास बहुत अच्छे से करने को मिलेगी और उसमें सीखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा चीजें रिलेटेड है, डीप में डिटेल में अगर आपको समझना है, और क्वेश्चंस अच्छे अगर बनेंगे तो फिर आपको वो क्लास करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अच्छे क्वेश्चन को आप जब ही कर पाएंगे जब आपको डीप नॉलेज होगी। तो मैं आगे कराऊंगा, यहाँ पे नहीं। हाँ, मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में यहाँ बताने वाला हूँ। तो एक तो ये हो गया कि बीटा अपॉन अल्फा में अल्फा अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो तो अल्फा वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट बनाता है किस पर, नेकेड आई पर, नेकेड आई पर, लेंस पे नहीं, नेकेड आई पर। और कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सबसे पास, कितना, डी, क्योंकि छोटा है ऑब्जेक्ट। और बीटा क्या होता है, बीटा होता है एंगल फॉर्म्ड बाई इमेज, फाइनल इमेज, ठीक है, फाइनल इमेज जो एंगल बनाती है, ठीक, इन दोनों का रेशियो। ऐसे ही टेलीस्कोप में चीजें पास नहीं हो सकती, क्योंकि टेलीस्कोप का यूज हम करते हैं दूर की चीजें देखने के लिए। टेली वर्ड का मतलब क्या होता है, टेलीफोन, टेलीविजन, ठीक है। ऐसे ही अब तो टेलीग्राम आ गया है, पहले एक टेलीग्राम अलग होता था, वो टेलीग्राम अब आजकल जो चल रहा है ट्विटर वो वाला नहीं। हो सकता है आप में से कई बच्चे टेलीग्राम का मतलब वही समझेंगे, पहले भी चलता था। तो टेली वर्ड का मतलब होता है दूर, और टेलीस्कोप यानी दूर की चीजें जो दिखाए, है ना। तो दूर की चीजें जैसे मून देख रहे हैं, डिस्टेंस, स्टार, और इनके काफी ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा मतलब एज कंपेयर टू द फोकल लेंस वो मीटर सेंटीमीटर में होंगे, उसके कंपैरिजन में लाखों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम चीजों को देखते हैं, स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं, प्लैनेट्स को देखते हैं, सैटेलाइट मून है जैसे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस फिर इन्फिनिटी लिया जाता है, ठीक है। तो इस केस में जो मैंने कहा ना बीटा अपॉन अल्फा, तो अल्फा जो होगा दैट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। उसमें आप कम नहीं कर सकते, ऐसा तो है नहीं कि वहां जाके मेजर करके आओगे मून के पास, यहाँ से देख रहे हो तो लाखों किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इसमें ये चीजें जानना जरूरी होगा, और बीटा वही होता है विजुअल एंगल। अब इसमें एक चीज और समझना है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहले तो इन इंस्ट्रूमेंट्स का रोल क्या होता है। और देखिए 2-3 बातें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। पहली बात, हमारा जो ब्रेन किसी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा देखता है, किसी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा देखता है, ये डिपेंड करता है कि जो इमेज हमारी रेटिना पे बन रही है वो कितने बड़े साइज की बन रही है, ठीक है। ये साइज जो डिपेंड करता है ये डिपेंड करेगा विजुअल एंगल पर, किस पर, विजुअल एंगल। अब ये विजुअल एंगल क्या होता है वो मैं अभी बताने वाला हूँ, आपको यही समझना है। तो विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट का जितना बड़ा होगा विजुअल एंगल, इमेज का साइज उतना बड़ा होगा, और इमेज का साइज जितना बड़ा होगा हमारा ब्रेन उसको उतना ही बड़ा सोचेगा, देखेगा, प्रोसेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए सामने एक आदमी खड़ा है आपके, और उसके बगल में एक एलिफेंट खड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप साइज देख के बता सकते हो ना कि एलिफेंट की हाइट ज्यादा है कि आदमी की ज्यादा है, क्योंकि आदमी का जो साइज है उससे हमारी आई पर जो विजुअल एंगल बनेगा, और एलिफेंट से जो विजुअल एंगल बनेगा, तो एलिफेंट का विजुअल एंगल बड़ा बनेगा और रेटिना पे इमेज भी बड़ी बनेगी, और इसलिए हमारा ब्रेन जो प्रोसेस करके देखेगा वो प्रोसेस करके उसे बड़ा करके दिखाता है। तो हमें उसको साइज जो नजर आएगा वो बड़ा नजर आएगा। लेकिन आपने देखा होगा कभी पिक्चर वगैरह में भी आप स्केच वगैरह करते होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इमेज आप बना रहे होते हो तो एलिफेंट का साइज और आदमी का साइज बराबर बनाओ। आप कोई सीनरी वगैरह बनाते हो या कोई पेड़ बनाते हो, तो आदमी अगर आपके पास दिखाना चाहते हो तो आदमी का साइज, और पेड़ आपसे दूर है सपोज करिए, तो पेड़ का साइज फिर छोटा बनाते हो। और एक्चुअल में भी ऐसा होता है, कोई दूर की चीज जो होती है वो छोटे साइज की क्यों दिखती है,
क्योंकि विजुअल एंगल छोटा हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये विजुअल एंगल क्या चीज है, तो पहले उसको समझेंगे, तब जाके आगे आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। मैग्नीफाइंग पावर which is the ratio of beta and alpha. These beta and alpha are visual angles actually. तो visual angle क्या है? It is the angle formed by object on our eye. ठीक है, अब समझो इसको। जैसे ये आई है, कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा जान ही लिया था, और इसमें आई में, ठीक है, थोड़ा सा इसको, ये आई है और ऑब्जेक्ट मान के चलिए ये, ठीक है, ये हमारा आई लेंस है। एकदम सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ आई का, क्योंकि हमें उस डिटेल में नहीं जाना है कि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व दिखाएं और रॉड कोन्स दिखाएं, उससे कोई मतलब नहीं। फिलहाल अपने काम की जो बात है उसको समझना है। अब यहाँ से देखिए, विजुअल एंगल का मतलब क्या है, ये यहाँ से मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया। सिंपल तरीके से समझना है, ये जो एंगल है ना, ये ऑब्जेक्ट है ओ, ये ऑब्जेक्ट है, सामने कोई आदमी हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है आई के बाहर, ठीक है, और ये तभी दिखाई देगा जब एक रियल इमेज यहाँ पे बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो ये एंगल अगर आपका थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, तो हमारा जो रेटिना है, इस रेटिना पे यहाँ इमेज बनेगी। अब आप सोचिए, इसी में ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये अभी यहाँ पे है, अगर यही थोड़ा पास आ जाए, ऑब्जेक्ट का साइज तो बदलने से रहा, ऑब्जेक्ट अगर पास आ रहा है तो आप देखेंगे कि जब ये पास आ गया तो ये जो एंगल है ये पहले से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, ये एंगल बड़ा हो गया, और आप देखिए इमेज पहले जो यहाँ बन रही थी वो अब और बड़े साइज की बनने लगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इसी तरह से अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर पीछे ले जाऊं, अब यहाँ तो क्या थोड़ा जगह नहीं बची, पर सोच के देखिए, अगर मैं पीछे ले जाता तो ये विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा, विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा हो गया, यहाँ इमेज का साइज क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो आपको पहले तो ये समझना है कि जो विजुअल एंगल छोटा बड़ा, जैसे कोई चीज दूर हमसे चली जाती है, पेड़ का ही सीनरी अगर आपको बनानी हो, ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, और ये आई यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो ये विजुअल एंगल आएगा, मान लो यहाँ पे ये आई, ठीक है, अगर यही ट्री, यहाँ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ गया, अगर मान लीजिए आई को और हम पीछे खिसका दें, हम पीछे खिसक जाए मान लीजिए यहाँ, तो जो विजुअल एंगल आएगा फिर वो ये आएगा। तो इस एंगल से ये एंगल आप देखिए, ये θ1 है और ये θ2 है ना, ट्री वही है, बट हमने डिस्टेंस बदल दिया, आई की लोकेशन ये है और अगले में आई की लोकेशन ये है, तो पीछे चले गए, और पीछे अगर जाते हैं या ट्री हमसे दूर जाता है तो आप देखोगे विजुअल एंगल छोटा होता जाएगा, और इसीलिए ट्री का जो सेंस, इमेज का जो साइज हम सेंस करेंगे, हमारा ब्रेन जो सेंस करेगा वो छोटा सेंस करेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है या छोटा है, ये डिपेंड करता है कि उसकी इमेज जो बन रही है रेटिना पर, वो साइज कैसा है, छोटा है या बड़ा है, और ये साइज डिपेंड करता है विजुअल एंगल पर। ठीक है, सो विजुअल एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई। ठीक है, तो दो तीन छोटी छोटी बातें इसमें हम लिखेंगे। सबसे पहले तो ये विजुअल एंगल क्या है, ठीक है, तो और साइज ऑफ इमेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज ऑफ इमेज, ये साइज है इमेज का, ये विजुअल एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप देख सकते हैं यहाँ ये बड़ा, इससे ये बड़ा हो गया, तो इमेज का साइज भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले विजुअल एंगल क्या है, और इसी विजुअल एंगल को बढ़ाना पर्पज होता है इंस्ट्रूमेंट्स का। इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन दोनों का पर्पज क्या होता है, इस विजुअल एंगल को बढ़ाना। बढ़ाने का मतलब मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई करने के साथ साथ रिजोल्यूशन प्रोवाइड करना, यानी उनको अलग अलग करना है। माइक्रोस्कोप में रिजोल्यूशन हमारे लिए प्रायोरिटी होती है, क्योंकि वहां ऑब्जेक्ट पास पास है, तो मैग्नीफाई भी करना है और उनको रिजोल्व भी करना है। टेलीस्कोप में मेन पर्पज रिजोल्व करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें इतनी बड़े साइज की है, जैसे मून हमको दिखता है लेकिन बैक्टीरिया नहीं दिखते, तो उसमें मैग्नीफाई करना प्रायोरिटी है माइक्रोस्कोप में। और वहां मून का सरफेस आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि उसके सरफेस पर रॉकी सरफेस है, गड्ढे हैं, पहाड़ हैं, पत्थर हैं, इस तरह का। तो आपको एक बेहतर क्वालिटी का कैमरा कहूँ या फिर मैं कहूँ टेलीस्कोप होना चाहिए। जैसे आजकल क्या करते हैं, कैमरे में जूम लेंस वगैरह आ जाता है ना, तो जूम करके आप देख लेते हैं, ठीक है, क्वालिटी सुपीरियर हो जाती है, बेटर हो जाती है। तो ये सब चीजें हम समझेंगे। अब देखिए इसमें आगे आप लिखें द एंगल फॉर्म्ड बाय, द एंगल, तीन बातें टोटल लिखनी है इसमें। पहला, द एंगल फॉर्म्ड बाय
द एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। सबसे पहली बात, ठीक है, द एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। ठीक है, दूसरी चीज, जो इमेज का साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इमेज का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विजुअल एंगल के। ठीक है, साइज ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। अब देखिए चीजें यहाँ पे रिलेट होती जाएंगी। साइज ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शॉर्ट में लिख देता हूँ, साइज ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। ठीक है, और तीसरी बात, जो किसी ऑब्जेक्ट का साइज हमारा ब्रेन सेंस करेगा वो डिपेंड करता है इमेज के साइज पे, क्योंकि हमारे रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो छोटी है या बड़ी है। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कहना चाहिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज सेंस्ड बाय आवर ब्रेन, size of object as sensed by our brain depends upon size of image formed on retina। ठीक है, रेटिना पे जो इमेज बनेगी। तो तीन चीजें आई यहाँ टोटल, अगर आप गौर करें तीन चीजें। पहला कि जो विजुअल एंगल है, ठीक है, वो क्या एंगल है, जो ऑब्जेक्ट बनाता है आई पर, एक बात। फिर साइज ऑफ इमेज विजुअल एंगल पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो हम ऑब्जेक्ट का साइज हमारे ब्रेन परसीव करेगा या हम परसीव करेंगे, यानी उसको जो देखेंगे, जो महसूस करेंगे, वो डिपेंड करता है कि इमेज का साइज रेटिना पर क्या है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो साइज है इमेज का, इसी पर डिपेंड करता है, ये साइज ऑफ इमेज डिपेंड करता है किस पर, विजुअल एंगल पर। या मैं कहूँ जो हमारा ब्रेन जो इमेज को सेंस करेगा या ऑब्जेक्ट के साइज को सेंस करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। तो अब अगर हम किसी चीज को बड़ा देखना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए एलिफेंट हमसे काफी दूर है या पेड़ हमसे काफी दूर है और बहुत छोटा नजर आ रहा है, मतलब उसका विजुअल एंगल छोटा है। अब अगर आप टेलीस्कोप से देखते हो, बाइनोकुलर से देखते हो, देखा भी होगा आपने, बाइनोकुलर या टेलीस्कोप दोनों में थोड़ा अंतर होता है। बाइनोकुलर में क्या होता है, साइड बाई साइड होता है और बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं मिल सकता बाइनोकुलर से, टेलीस्कोप से जितना मिलता है। टेलीस्कोप में आगे पीछे लेंस होते हैं और बाइनोकुलर में ऐसे होते हैं, दोनों लेंस आइडेंटिकल होते हैं यहाँ पे बाइनोकुलर में, इसमें ऐसा नहीं होता। तो उससे ज्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगा, तो दूर की चीजें आपको काफी बड़ी बड़ी क्यों दिखाई देने लग जाती हैं टेलीस्कोप से, ये क्यों दिखती है, या माइक्रोस्कोप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आने लग जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि वो बड़े साइज के हो जाते हैं। तो क्या हुआ इससे, बड़े साइज के, यानी हमारा ब्रेन उनको देख पा रहा है, बड़ा साइज देख पा रहा है, उसकी वजह क्या है, इमेज का साइज बड़ा हो गया। और इमेज का साइज बड़ा किसने किया, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप ने। और कैसे हुआ, विजुअल एंगल को बढ़ा दिया। तो इन शॉर्ट यहां तक जो डिस्कशन हमने किया, इस डिस्कशन को करते करते आपको एक बात तो समझ में आ गई, तो पिछले 10 मिनट से एक ही बात मैं समझा रहा हूँ कि जो पर्पज होगा इन इंस्ट्रूमेंट्स का, दैट इज टू इंक्रीज द विजुअल एंगल। ठीक है, ये डायग्राम बहुत काम का बनाया मैंने, आप अगर इसको नोटिस करें, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वही ट्री है लेकिन ये थीटा बदल जाएगा, तो ट्री का साइज हमें डिफरेंट नजर आएगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द पर्पज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पर्पज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट is to increase this visual angle, the purpose of optical instrument is to increase this visual angle। ठीक है, यहां तक आप पहले लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अब इसमें मैग्नीफाइंग पावर क्या है वो समझते हैं। और मैग्नीफाइंग पावर, जैसा मैंने आपको बताया, माइक्रोस्कोप में रेशियो तो बीटा और अल्फा का ही होता है। ठीक है, रेशियो बीटा और अल्फा का होता है, लेकिन बीटा तो वही है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज दोनों केस में। लेकिन टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में अल्फा क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है दोनों के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट सबसे पास भी अगर रखोगे तो 25 से पास नहीं रख सकते, और उससे ज्यादा दूर रखने में फायदा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज पहले से ही छोटा है। ठीक है, तो पहले इतना आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब देखिए इसमें मैग्नीफाइंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर और पहला है माइक्रोस्कोप। पहले इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैग्नीफाइंग पावर का एक दूसरा नाम भी है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब देखिए पीछे हमने मैग्निफिकेशन जब पढ़ा था तो वहां पे भी मैंने दो टाइप के डिस्कस किए थे, एक लीनियर मैग्निफिकेशन था और एक एरिया या सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन था। एरिया या सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन में हमने साइज को जब कंपेयर किया था वो या तो लेंथ के टर्म में या एरिया के टर्म्स में कंपेयर किया था ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज को। लेकिन यहाँ एंगुलर मैग्निफिकेशन तो एंगल को कंपेयर करेंगे, इमेज जो एंगल बनाती है फाइनल वाली और ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है उसी का रेशियो है। ठीक है। सो ये एम से ही अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इस एम को मैं यहाँ जो लिखने जा रहा हूँ मैं बीटा अपॉन अल्फा लिखने जा रहा हूँ। ये जनरल फॉर्मूला है बीटा अपॉन अल्फा। अब इसमें बीटा और अल्फा होते क्या है ये चीज आपको समझनी है। और माइक्रोस्कोप के केस में और टेलीस्कोप के केस में मेन जो चेंज आएगा वो इस अल्फा को लेके आएगा। मैंने पहले ही समझाया क्लास की शुरुआत में ही। अगर ये चीजें समझ में आ जाएंगी ना तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है। होता क्या है बच्चे दो दो फॉर्मूले बन जाते हैं, फाइनल इमेज एट डी एंड फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, और उनको रट लेता है। तो कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन जो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन हैं उनमें फिर दिक्कत आती है क्योंकि फॉर्मूले को रटा हमने सीखा ही नहीं। किताबों में वही दिया है, पैकेज में वही दे दिया है, या जो मैं यहाँ पे इतना टाइम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अगर लिखना भी होगा तो मैं तुरंत लिख के आगे बढ़ जाऊंगा डिराइव करके भी। लेकिन क्या है एक्सप्लेन अगर करूंगा और आप उसको समझोगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएंगी चीजें, क्योंकि किताबें तो एक्सप्लेन करती नहीं, वहां सॉल्यूशन लिखा होगा, समझ सकते हो तो समझ लो। अब माइक्रोस्कोप में ठीक है सबसे पहले यहाँ पे विजुअल एंगल, इसको मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये है आपका पहला बीटा यानी विजुअल एंगल फॉर्म बाई फाइनल इमेज यानी बीटा, ये बीटा है अपॉन विजुअल एंगल। अब जैसे मैंने आपको समझा दिया कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे डी पर, क्योंकि सबसे पास होगा, छोटे ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा साइज है। तो विजुअल एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट, थोड़ा लंबा सा फॉर्मूला है लेकिन क्लैरिटी के साथ मैं लिख रहा हूँ। विजुअल एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट एट नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब है कि जब हमने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया है तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्चुअल साइज तो तभी मिलेगा ना ऑब्जेक्ट का। एक्चुअल साइज अगर आपने कोई लेंस लगा के फिर अगर एंगल बना के देखा आई पे तो फिर तो आपने उसकी हेल्प ले ली। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज के साइज को कंपेयर कैसे करोगे, तो ऑब्जेक्ट का साइज जब कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाएगा कब, नेकेड आई पे। नेकेड आई मतलब बिना इंस्ट्रूमेंट के। और कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डी। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया पर कोई बात नहीं, चीजें क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप समझोगे ना तो इसको रटने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब माइक्रोस्कोप में ये फॉर्मूला चलेगा, टेलीस्कोप में ऊपर जो बीटा लिखा है बीटा का तो यही आएगा विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, यहाँ ये बदल जाएगा और इसमें विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट नेकेड आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। क्योंकि टेलीस्कोप का जब आप यूज करोगे तो बहुत दूर की चीजों को देखने के लिए करोगे और वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा होगा, तो d = 25 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इनफाइनाइट आएगा यहाँ पे। ठीक है, बस यही अंतर आ जाता है। सो ये जो रेशियो है इसी रेशियो को हम बीटा अपॉन अल्फा कहते हैं। ठीक है, बीटा अपॉन अल्फा। अब इसमें सबसे पहले अल्फा तो हम अभी निकाल ही लेते हैं, फिर फाइनल इमेज जब बनाएंगे तो फाइनल इमेज का मतलब क्या है, हमने लेंस का इस्तेमाल कर लिया, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर लिया या टेलीस्कोप का यूज कर लिया तो फाइनल इमेज बनेगी। तो बीटा तो केस पर डिपेंड करेगा, आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्फा हम अभी निकाल सकते हैं और वो सारे केसेस में लगा सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का साइज h है और यहाँ से क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं तो ये डिस्टेंस d है और हमारी i, ये i है। ठीक है, तो i पर जो ये एंगल सबटेंड कर रहा है दिस एंगल इज अल्फा, ये अल्फा एंगल है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है o और ये डिस्टेंस d है। अब
आपको पता है कि माइक्रोस्कोप का यूज, हेडिंग मैंने माइक्रोस्कोप पहले ही दे दिया है, और दो केस होंगे, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल लेंस होगा, कंपाउंड में दो लेंस होते हैं, वो भी समझेंगे। तो अब देखिए, ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से काफी छोटे साइज के देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है, तो ये साइज एच जो है वो बहुत छोटा होगा, तो अल्फा एंगल भी बहुत छोटा आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो 10 अल्फा को सिंपली अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा काफी छोटा होगा। और 10 अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूं तो ये आ गया एच अपॉन डी। ये पहली इक्वेशन आ गई, एच अपॉन डी, एच अपॉन डी, ठीक है। ये पहली इक्वेशन आ गई अल्फा को लेकर। इसके बाद अब केसेस बना लेंगे, क्योंकि बीटा में जब निकालूंगा बीटा, तो माइक्रोस्कोप में दो केस जो बनेंगे उन दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, उसके हिसाब से फिर केसेस इसमें बनेंगे। तो आप ये नोट कर लो, वीडियो तो मैं अपलोड कर ही देता हूँ, वहां पे भी देख सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा कैमरा एड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप, पहला जो केस है सी में माइक्रोस्कोप में, फर्स्ट केस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल लेंस होता है, इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह देते हैं, या कई बार रीडिंग लेंस भी कह देते हैं। आपके कभी दांत वगैरह में कैविटी हो, या डॉक्टर को कभी दिखाने जाते हैं तो टीथ वगैरह को एग्जामिन करने के लिए वो ऐसे करके लेंस लगाता है, या आपने कभी कोई मूवी वगैरह में या किसी सीरियल में देखा होगा, सीआईडी वगैरह आपका फेवरेट सीरियल अगर होगा तो, दया कुछ तो गड़बड़ है वाला वो सीरियल, तो उसमें आपने देखा होगा वो कोई क्राइम सीन होता है, वहां पे जाते हैं और फिंगरप्रिंट को ऑब्जर्व करने के लिए एक लेंस का यूज करते हैं, ऐसे लगा के आगे पीछे करके, ठीक है। तो पूरी जो सीरियल आता है सीआईडी, पता नहीं अभी चल रहा है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन चल रहा था काफी साल से, ठीक है। तो एनीवे माइक्रोस्कोप, या फिर इसको हम रीडिंग ग्लास या मैग्नीफाइंग ग्लास भी कह देते हैं, सिंगल होता है, इसे आई लेंस की तरह हम यूज कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग लेंस भी कह सकते हैं, सिंगल लेंस होता है, ठीक है। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूं और फिगर से समझेंगे बीटा क्या है। अब ये जैसे सिंपल एक लेंस हो गया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऐसे करके रेंज जा रही है, ऐसे, ये कोई भी जनरल डिस्टेंस है, लेट मैं इसे यू ही कह रहा हूं। ये जो लेंस है ना, इसी लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास, या आगे हम देखेंगे इसका नाम आई लेंस होगा। क्यों होगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज किए जाते हैं, और आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा भी होगा, हो सकता है स्कूल की लैब में यूज भी किया हो। तो उसमें ऐसे एक ट्यूब होती है, उसमें से ऐसे करके हम देखते हैं, ऐसे ट्यूब होती है ना, उसमें एक नीचे लेंस लगा होता है और एक लेंस ऊपर लगा होता है, एक लेंस नीचे एक लेंस ऊपर। तो ये वाला जो लेंस होता है जहां से हम देख रहे होते हैं, ये हमारी आई के पास होता है, उसी लेंस को आई लेंस कहते हैं, वही है ये। एक लेंस फिर इसके आगे आ जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जब बात करेंगे यहाँ पे आगे, वो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होगा, ठीक है, जो नीचे वाला होता है ना, जैसे स्लाइड वगैरह कभी आपने स्कूल में ऑब्जर्व किया हो, या नीचे स्लाइड होती है और ऐसे ट्यूब को ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। तो ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में ऑब्जेक्ट होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे जब आप ऑब्जर्व करें तो ये वाला जो लेंस होता है ऑब्जेक्ट के पास होता है, ये वाला यहाँ पे जो लगा होता है, ये वाला। तो ये लेंस को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट के क्लोज होता है और ये वाला आई के क्लोज होता है, तो इसे आई लेंस कहते हैं। फिलहाल तो एक अकेला ही लेंस है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमने रखा है और ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे रखा है पास, इसकी वर्चुअल इमेज इसी साइड में बने और मैग्नीफाइड होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ये जो रखा हुआ है यहाँ पे, वो इसे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाएगा। तो यहाँ से ये जो रेज आ रही है इस तरह से, आगे तो मिल नहीं पाएंगे, तो पीछे हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। पीछे जब एक्सटेंड करते हैं ऐसे, तो ये इमेज बनी, ये एक ही इमेज बनेगी। एक ही इमेज का मतलब है, आगे अभी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो वहां पे दो इमेज होंगी, एक फाइनल इमेज होगी और एक इंटरमीडिएट इमेज होगी। तो अब यहाँ तो यही फाइनल इमेज है। क्वेश्चन में अभी हमने दिया जाएगा, जैसे बीटा अल्फा निकालने, तो बीटा मैंने क्या लिखा था? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज ऑन आई, ठीक है। तो ये फाइनल इमेज है। अब फाइनल इमेज में आप देखिए, ये जो एंगल है ना, ध्यान से देखिए, ये इमेज है और ऐसे करके यहां से हम देख रहे हैं ये आई है, थोड़ा बड़ा करके मैंने बना दिया। तो ये जो इमेज यहाँ जो एंगल बनाएगी, दिस एंगल इज बीटा,
और ये भी छोटा होगा। तो दो तरीके हैं बीटा को लिखने के लिए, टेन बीटा या बीटा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, या एक काम कर लो दिस अपॉन दिस कर लो, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट वही है, ये वाला ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर ये जो लेंथ है वो h है। अभी ये डिस्टेंस हम वेरी कराते हैं यूई वाला, ठीक है। और हमको इमेज जो चाहिए, ठीक है, तो वो इसी साइड में चाहिए। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम ऐसे वेरी कराएंगे, अगर जैसे इसको ऑब्जेक्ट को खिसका के फोकस पे कर दें या लेंस को पीछे खिसका लें, आगे खिसका लें, सो दैट ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाए, तो इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पे। और या फिर सबसे पास अगर हम रख सकते हैं तो डी पे रख सकते हैं, क्योंकि डी से लेके इन्फिनिटी तक हम ऑब्जेक्ट की इमेज को कहीं पे भी, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि फाइनल इमेज या तो डी पे, सॉरी ऑब्जेक्ट बोल दिया शायद मैंने, इमेज या तो डी पे बने, क्योंकि यही दिखाई देगी, ये थोड़ी दिखाई देगा, इधर से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, क्या दिखाई देगी, इमेज। तो ये इमेज सबसे पास अगर कहीं बने और हमें दिखाई दे तो 25 सेंटीमीटर पे, तो फाइनल इमेज कहाँ बने, 25 सेंटीमीटर पे, तो एक केस वो हो जाएगा। या फिर फाइनल इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे। तो इस रीजन में इन्फिनिटी से 25 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे भी अगर इमेज बनती है तो उसे हम देख पाएंगे। हेल्दी आई के लिए, कल बताया ना, हेल्दी आई के लिए 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक इमेज बने, तो फिर उसके लिए हम यूई की वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ेगी। जैसे इन्फिनिटी पे इमेज चाहिए हमको, तो यूई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, फोकल लेंथ के बराबर, ऑब्जेक्ट को फोकस पे। और जब डी पे हमें इमेज चाहिए तो उसके लिए यूई की वैल्यू को फिर एडजस्ट करेंगे कि ये इमेज कहाँ पे बने, 25 सेंटीमीटर पे। वो दो केस बनेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर की पूरी एक रेंज मिल जाती है। सबसे ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर होती है जब इमेज बड़ी बनती है, और कहाँ बनेगी, जब डी पे बनेगी, क्योंकि जब डी पे बनेगी ना तो पास होगी, विजुअल एंगल बड़ा होगा, उस समय मैग्नीफाइंग पावर भी सबसे ज्यादा होगी। मैग्नीफाइंग पावर सबसे कम कब होगी, जब इमेज दूर बनती है, क्योंकि जितना दूर होगी विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा, विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा तो मैग्नीफाइंग पावर भी कम हो जाएगी। तो आपको एक मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर और एक मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर और मिनिमम कब होगी। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का मतलब बीटा एंगल हमें बड़ा करना है फाइनल इमेज, और फाइनल इमेज विजुअल एंगल बड़ा कब करेगी, जब ये इमेज पास बनती जाएगी। आपको अभी थोड़ी देर पहले यहाँ फिगर जो बना हुआ था उसमें समझाया था कि ये जितना पास होगा ना इमेज, उतना बड़ा एंगल बनेगा, बीटा उतना बड़ा, यानी मैग्नीफाइंग पावर सबसे ज्यादा आएगी कब, जब इमेज सबसे पास। और सबसे पास कितना बन सकता है, 25 सेंटीमीटर हेल्दी आई के लिए, हेल्दी आई के लिए 25 सेंटीमीटर। तो जिस समय 25 सेंटीमीटर बनती है इमेज, उस समय सबसे ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी। और जब सबसे दूर होगा, आप इसी इमेज का साइज मान, वो दूर बनती इमेज, तो ये विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा, विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा, और विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा तो मैग्नीफाइंग पावर सबसे कम आएगी। तो ये पूरी एक हमको रेंज मिल जाएगी। यही दो केस हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक अल्फा तो आ ही चुका है, अब बात हम कर लेते हैं बीटा की, और बीटा में भी 10 बीटा काफी छोटा होगा। सो दिस इज, या तो आप लिखो दिस अपॉन दिस, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि अभी हमारे पास इमेज का साइज और ये इमेज कितने डिस्टेंस में बनी है ये है नहीं। बट आप गौर करें तो ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, ये सिमिलर है, तो ये जो रेशियो इसका दिस अपॉन दिस आएगा वही रेशियो इसका आएगा। तो यहाँ पे हम इसको h अपॉन यू लिख सकते हैं, ये सेकंड। तो अब यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर जो कि रेशियो था बीटा अपॉन अल्फा का, तो यहाँ से आप देखेंगे h अपॉन यू और ये h अपॉन डी, ये कट जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर का एक जनरल फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये जनरल फॉर्मूला है। नाउ अब हम इसमें केस बनाने जा रहे हैं दो, जो अभी मैंने आपको समझाया। देखो इसमें मुझे टाइम लगेगा समझाने में, क्योंकि ये फर्स्ट केस है सिंपल माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो अब इसके बाद इसमें दो केस बना लेते हैं, जैसा मैंने कहा कि फाइनल इमेज कहाँ बने, डी पर, और फाइनल इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस हम बनाएंगे। केस फर्स्ट, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब सोचिए फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी, जब ये ऑब्जेक्ट फोकस पे होता। तो इस केस में क्या होगा, जो यूई है इसकी वैल्यू एफ ई हो जाएगी। एफ ई से मेरा मतलब है ये जो लेंस है ना, आई लेंस, इसकी फोकल लेंथ एफ ई कह रहा हूँ। एफ ई आप एफ ई लिख लो, क्योंकि आगे कंपाउंड में दो लेंस होंगे तो उनकी फोकल लेंथ दोनों की अलग अलग लिखनी होगी, अलग अलग होती भी है। तो आई लेंस की एफ ई और ऑब्जेक्टिव लेंस जो दूसरा वाला लेंस होगा उसकी एफ ओ हम लिखेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे यूई की वैल्यू एफ ई रख दो, तो हमें यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो मिल जाएगा वो डी अपॉन एफ ई मिल जाएगा। और मैंने अभी जैसे आपको समझाया ये मिनिमम होगा, और इसे मैं एम इन्फिनिटी लिख रहा हूँ। एम इन्फिनिटी का मतलब है
जब इमेज इन्फिनिटी में बन रही है उस समय मैग्नीफाइंग पावर इसी फॉर्मूले से आ गया D/F, ये मिनिमम। ठीक है, ये पहला केस हो गया। इसके बाद केस नंबर 2, केस नंबर 2 में फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट D 25 सेंटीमीटर। अब जैसा मैंने कहा कि D पर जब बने तो सबसे पास होगी, विजुअल एंगल सबसे बड़ा होगा तो बीटा भी बड़ा हो जाएगा, और बीटा बड़ा हो जाएगा तो सबसे ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर आएगी। तो सबसे ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर होगी कितना, ये निकालने के लिए पहले मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, यूई की, क्योंकि D/UE है, ये ई मल्टीप्लाई में नहीं है, ये ई नीचे है सबस्क्रिप्ट में। तो अब मुझे ये देखना होगा कि ये जो यूई की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रखूं कि इसकी जो इमेज बनी है वो डिस्टेंस यहाँ से 25 आई। तो इसके लिए मुझे कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और एक फॉर्मूला आएगा आगे के कैलकुलेशन जितने भी होने जा रही हैं टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वगैरह में, उसमें एक यहाँ पे फॉर्मूला जो आ जाएगा उसको याद रख सकते हो, डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इसके लिए 1/f, इमेज मुझे कहाँ चाहिए, डी पर चाहिए, और ध्यान रहे इमेज इसी साइड में बनेगी तो माइनस आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट तो इधर है ही तो वो भी माइनस और माइनस प्लस 1/UE, मुझे यही वैल्यू चाहिए थी। देखो इसमें ये जो लिखा हुआ है इसे आप ऐसे लिख लो 1/UE। तो मैं क्या कर रहा हूँ 1/UE की वैल्यू निकालूंगा, तो इसको इधर ले आते हैं, यही पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/UE और ये आ गया 1/FE प्लस 1/D। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा D प्लस FE अपॉन D इंटू FE, ये 1/UE की वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, तो D/UE, इवन आप चाहो तो इस D को इधर ला सकते हो, तो D/UE की वैल्यू ही मिल जाएगी यहाँ से सीधे सीधे। मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, कि ये फॉर्मूला आप याद रखिए 1/UE का या सिंपली UE का। 1/UE का बेटर है, याद रहे। तो ये आ गया D प्लस FE, आगे काफी यूज होने वाला है इसका, D इंटू FE। अब इस D को इधर ले आओ, एक तो ये फॉर्मूला मैं कहूंगा आगे काम आने वाला, तो याद कर लेना। और D/UE ये आ गया आपका D प्लस FE अपॉन FE, ठीक। और यही मैग्नीफाइंग पावर है, इस वाले केस में जैसे निकाली थी, ये फॉर्मूला यहाँ इरेज कर दिया तो ये बन गया 1 प्लस, इसको डिवाइड कर दिया D/FE। और ये जो M आया है ये जब इमेज कहाँ बनी है D पर, तो ये वैल्यू जैसे मैंने कहा ये मैक्सिमम आएगी। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास में मैग्नीफाइंग पावर D+FE से लेकर 1+DFE तक हो सकती है, यानी इस रेंज में होगी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर अगर सपोज करो किसी केस में ये मैग्नीफाइंग पावर 5 आएगी तो इसमें एक और एक्स्ट्रा हो जाएगी यानी 6 होगी। और एक चीज, ये मैग्नीफाइंग पावर बीटा और अल्फा दोनों चीजों का रेशियो था, तो ये क्वांटिटी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगी, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये तो आप जानते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना। तो आप कई जगह ऐसा देखोगे, या कभी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप आपने यूज किया हो, माइक्रोस्कोप तो कम से कम इजीली लैब में अवेलेबल होता है, तो आपने कभी देखा भी होगा। तो उसके जो लेंस होते हैं नीचे वाले 3 लेंस होते हैं, उसमें कभी आपने ट्यूब देखी होगी, गौर किया होगा, तो नीचे 3 लेंस ऐसे सर्कुलर डिस्क टाइप की होती है, नीचे ये ट्यूब होती है पूरी, और इसमें ऐसे करके यहाँ पे 3 लेंस लगे होते हैं, ठीक है। ये तीनों को किसी भी एक को बीच में सेंटर में सेट कर सकते हैं। तो इन पे लिखा होता है, यहाँ पे x लिखा होता है, x ऐसे x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 100। ये जो x लिखा होता है ये मैग्नीफाइंग पावर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। x का मतलब मल्टीप्लाई, इतने टाइम्स करके इमेज को बनाएगा, इतने टाइम्स करके इमेज को बनाएगा, लिखा होता है, आपने नोटिस भी किया होगा, ठीक है। और ये जो नीचे लेंस होते हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस ही होते हैं, उनके बीच में आ जाता है कोई एक, इनमें से कोई एक आ जाता है, और आप इसको निकाल सकते हो, खोल के निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी एक रेंज आ गई m इन्फिनिटी से लेके m d तक। अब जैसे क्वेश्चन में सिंपल क्या करेगा, d की वैल्यू तो पता है, d की वैल्यू तो पता है, आपको ये दे देगा ये 5 सेंटीमीटर का है, मान के चलिए आई लेंस 5 सेंटीमीटर का है, तो इसकी मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी हो जाएगी 25/5, और इसकी कितनी हो जाएगी 6। यानी इसका मतलब समझते हो, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ये d की वैल्यू तो 25 है ही, और मान लो एक 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का आप लेंस यूज कर रहे हो, तो मैग्नीफाइंग पावर कम से कम
इससे जो आएगी वो 5 आएगी। 5 का मतलब इमेज को 5 टाइम्स कर देगा, इमेज को 5 टाइम्स कर देगा। हमारी आई पे जो रेटिना पर जो इमेज बनेगी वो 5 गुना करके दिखाएगा, ये मतलब हुआ। यानी यहाँ जो इमेज बन रही है ना, ये वाली इमेज, ये इमेज का साइज 5 गुना कर देगा, और ये जितना बड़ा साइज बनेगा उतना ही रेटिना पे उसी प्रोपोर्शन में बनेगा। विजुअल एंगल एक्चुअली बढ़ा दिया कहने का मतलब, और विजुअल एंगल के प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ इमेज। तो जितना बड़ा विजुअल एंगल होगा उतना बड़ा इमेज हमको दिखाई देगी। तो ये 5 आ गया और ये फिर 6 आ जाएगा। यानी कि अगर इन्फिनिटी पे इमेज बने, सॉरी डी पे इमेज अगर बनेगी तो वो 6 गुना साइज की बनेगी, और इन्फिनिटी पे बनेगी तो 5 गुना साइज की बनेगी, अगर एफ की वैल्यू मान लो 5 है। तो ये फर्स्ट केस आ गया, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में ये दोनों केस आ गए। अब इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब आएगा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी आप देखोगे यही सारी चीजें होंगी विद ए स्मॉल चेंज, कि यहाँ पे एक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आ जाएगा। उससे क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर और बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ तो ये मैग्नीफाई करता है और कुछ वो मैग्नीफाई करेगा। तो पहले से ही ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ लगा होता है वो पहले से ही इसको रिजोल्व करके और मैग्नीफाई करके यहाँ इसको आई लेंस को देगा, फिर आई लेंस उसको और मैग्नीफाई कर देगा। तो दोनों की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो और ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर जो इसमें मिली है ना, इससे भी ज्यादा मिलेगी। आप देखेंगे यहाँ पे 2 टर्म आ जाएंगे, VO बाई यू इसमें, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें भी 2 केस बनेंगे इसी के जैसे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखिए यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस और इधर एक आई लेंस होता है, ठीक है। ये आई लेंस वही है जो पीछे वाले केस में मैग्नीफाइंग ग्लास था, ठीक है। और ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है O, और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से इस वाली लेंस से, दैट डिस्टेंस इज UO। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से पहले एक इमेज बनाएगा इसकी इधर। ये जो इमेज बनी है ये फाइनल इमेज नहीं है, ध्यान रखिए। अच्छा, ये जो लेंस है इस लेंस का नाम होता है ऑब्जेक्टिव, सिंपली बोल देते हैं या तो ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसकी जो फोकल लेंथ है वो FO है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो FO है। और ये आई लेंस है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो FE है, ठीक है। ये आई लेंस वही है जो पहले हमने यूज किया है सिंपल माइक्रोस्कोप में। अब ये जो इमेज बनेगी ये इंटरमीडिएट इमेज है। तो इस पर कई बार सवाल आ चुके हैं कि जो इंटरमीडिएट इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है। तो आप देखिए इंटरमीडिएट इमेज रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और बड़े साइज की बन रही है। कैसी बन रही है, बड़े साइज की बन रही है, ठीक है। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ऑब्जेक्ट का काम जब करे तो इसका जो फोकस होगा वो यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो है, ऑब्जेक्ट इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब बनेगा ना, तो इसके लिए जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी लेंस के लिए ये वाली इमेज, तो वर्चुअल इमेज यहाँ बनेगी, और वर्चुअल इमेज जो फाइनल इमेज होगी, ठीक है, वो वर्चुअल बनेगी। और ये वाली जो इंटरमीडिएट इमेज है ये रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, थोड़ा बड़े साइज की होती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, आपने देखा भी होगा कि पूछा जाता है कि इंटरमीडिएट इमेज कैसी होगी। तो इंटरमीडिएट इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और लिटिल थोड़ा सा बड़े साइज की होगी, मच बिट लार्जर इन साइज। अब इसके बाद यहाँ से रेज ऐसे जाएंगी, ऐसे इस तरह से, ठीक है। रेज जब ऐसे जा रही है, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वर की आई है, ठीक है। तो ये रेज को आगे तो फैल जाएंगी ये, तो ये आगे तो मिलने से रही, तो पीछे इसको हम एक्सटेंड करते हैं ऐसे, और ये रेज यहाँ पर। और अब जो इमेज बनी है ये वाली, ये फाइनल इमेज है, ये फाइनल इमेज है। तो अभी देखो फिर से जरा चलते, मैं डिटेल में बता रहा हूँ इसीलिए कि कुछ चीजों को समझना होगा आपको। तो अब बीटा कौन सा होगा, तो क्वेश्चन में क्या था, ये जो इमेज बनी है ये वाली, ये फाइनल इमेज है, और फाइनल इमेज जो एंगल बनाती है
फाइनल, द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, विजुअल एंगल आई पे ही बनेगा। तो ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला, ये एंगल आपका बीटा हो गया, ये वाला। एक चीज और जो यहाँ जानने की है, ठीक है, ये एफ ही थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम ट्यूब लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब लेंथ। अब ये ट्यूब लेंथ को अगर मैं एल से लिखूं, तो ये एल डिस्टेंस कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है या पूछा जाता है, तो वो डिस्टेंस इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस होता है। एक चीज और यहाँ पे समझ लो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं इसमें, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो u है, और जो बीच में ये जो इमेज बनी है ना, ये वाली जो कि इंटरमीडिएट इमेज है, इसका डिस्टेंस vo है। ये जो इमेज है इंटरमीडिएट इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड है, मैं लिखूंगा अभी इसमें, और ये बाकी चीजें आपने शायद नोट कर ही ली होंगी। तो अब इसमें देखिए, ये जो डिस्टेंस था, ये पीछे वाले केस में यही पूरा डायग्राम, इधर का मत देखो, इधर का जो डायग्राम था ये पलट के ऊपर बन रहा था, और इसे हमने क्या लिखा था, अगर दिख रहा हो यूई। तो अब जो ट्यूब की लेंथ होती है, इस और इस लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस को ट्यूब लेंथ कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वीओ और यूई का जो सम होगा, वीओ और यूई का जो सम होगा वही है, तो वीओ प्लस यूई। अभी ये जनरल सिचुएशन है, फिर आप इसमें ये वाला केस और ये वाला केस लेंगे, तो इन दोनों केसेस में ट्यूब लेंथ अलग अलग आएगी, इन दोनों केस में ट्यूब लेंथ अलग अलग आएगी, ठीक है। और मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में भी छोटा सा चेंज आएगा। जैसे इस वाले केस में आप देखोगे, अभी थोड़ी देर में मैं करने वाला हूँ, वीओ और यूओ का टर्म आ जाएगा इस वाले में, ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, और ये वैल्यू बड़ी आएगी। अभी जैसे मैं आपसे क्या कह रहा था, ये वाली जो बीच की इमेज बनी है ना, ये वाली इमेज, ये इमेज इससे थोड़ा बड़े साइज की होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, वही है ये, और ये रेशियो जब ग्रेटर देन 1 आएगा और ये पहले से था, तो इसमें मल्टीप्लाई होके और ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फायदा मिला कि नहीं मिला? एक एक्स्ट्रा लेंस लगाने से क्या हो गया, इमेज जो जैसे पीछे मैंने एक एग्जांपल दिया था, मान के चलो ये 25 है और ये 5 है ना, तो 5 टाइम्स बना के दे रहा था, तो अब ये वैल्यू थोड़ा सा और ज्यादा आती है। जैसे मान के चलिए वीओ, क्योंकि आपको मैंने देखिए डिस्टेंस भी थोड़ा ज्यादा क्यों दिखाया, क्योंकि इंटरमीडिएट इमेज जो बन रही है ये वाली, ये इंटरमीडिएट इमेज इसके कंपैरिजन थोड़ा बड़े साइज की बनती है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली, यानी ये वीओ और यूओ का रेशियो 1 से बढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये 2 आया और ये पहले से 5 आ रहा था, तो m इनफिनिटी 10 हो गया, यानी 10 टाइम्स इमेज को कर देगा, यानी सिंगल लेंस से 5 गुना हो रही थी और डबल लेंस लगाने से 10 गुना हो गई, तो और बड़ा साइज दिखाई देगा, ठीक है, और बड़े साइज का होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दूसरा लेंस लगाने का फायदा हमें मिला। एक और चीज जो यहाँ नोटिस करने की और ध्यान देने की, मैं लिखा भी दूंगा कि ये जो दोनों लेंस होते हैं, इन दोनों लेंस में ये वाला जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ मैंने यहाँ FO लिखी है, इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ में ये कम होता है, इसका फोकल लेंथ, इसके साथ साथ इसका जो साइज होता है अपर्चर और इसका अपर्चर, तो ये छोटा अपर्चर होता है। तो आप अगर इसको नोटिस कर रहे होंगे और आप बना रहे होंगे अगर, तो इस चीज का ध्यान रखें, स्केच करते समय ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास 2 लेंस अवेलेबल है, एक की फोकल लेंथ 5 है और एक की फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, इनमें से किस लेंस को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह यूज करोगे? तो ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ के साथ साथ उसका जो अपर्चर का डायमीटर है वो भी कम होता है, ठीक है, वो भी कम होता है। टेलीस्कोप में उल्टा होगा, टेलीस्कोप में ये जो लेंस है ये इधर आ जाता है और ये वाला इधर आ जाएगा, यानी मेरे कहने का मतलब है कि इधर वाला जो लेंस होता है ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप में वो बड़े साइज का और ज्यादा फोकल लेंथ का होता है, और इधर वाला जो आई लेंस होता है टेलीस्कोप में वो छोटा होता है। लेकिन यहाँ एक और खास बात है, बहुत छोटी छोटी बात है बड़े काम की, कि इनकी फोकल लेंथ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है F और FE में। जैसे मैंने कहा ये 5 है ये 8 है, लेकिन टेलीस्कोप की फोकल लेंथ में ज्यादा अंतर रहता है, इन दोनों की फोकल लेंथ में डिफरेंस रहता है। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है, पूछा नहीं जाता ऐसी नॉलेज के लिए, कि अगर हमारे पास टेलीस्कोप नहीं है तो माइक्रोस्कोप जैसे घर में भी मिल सकता है, आपके घर में नहीं होगा तो स्कूल की लैब में, वहां लैब में आपने मान लीजिए टीचर से रिक्वेस्ट की और एक दिन के लिए घर के लिए लिया है और उसकी ट्यूब को निकाल के आपने सोचा कि चलो इससे मून के सरफेस को ऑब्जर्व किया, तो बहुत अच्छा कोई मैग्निफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, रिजोल्विंग पावर बहुत अच्छी नहीं मिलेगी अगर ट्यूब को उल्टा करके यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर का जो लेंस होता है वो बड़ा होता है टेलीस्कोप में, और बड़ा होने के कई कारण हैं। अपर्चर का डायमीटर ज्यादा होता है,
अपर्चर का डायमीटर आगे हम देखेंगे कि अपर्चर का डायमीटर जब बड़ा होता है तो रिजोल्विंग पावर टेलीस्कोप की ज्यादा होती है, टेलीस्कोप की रिजोल्विंग पावर ज्यादा होती है, इसीलिए अपर्चर का डायमीटर बढ़ाया जाता है इस वाले का, ऑब्जेक्टिव लेंस का, क्योंकि सबसे पहले रेज इसी में आएंगी और ये रिजोल्व करता है। टेलीस्कोप में रिजोल्यूशन हमारी मेन प्रायोरिटी होती है, ठीक है। मैग्नीफाई करने की उतनी जरूरत नहीं, मून तो आपको दिखाई दे ही रहा है ना, तो उसको बड़ा करके देखने प्रायोरिटी नहीं होती, रिजोल्व करना प्रायोरिटी होती है। तो रिजोल्विंग पावर अच्छी चाहिए तो इसका डायमीटर ज्यादा रखा जाता है, किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का, किसमें, टेलीस्कोप में। माइक्रोस्कोप चल रहा है अभी तो इसमें उल्टा होगा, तो वहां पे भी जब आप फिगर बनाएंगे तो इस चीज को ऑब्जर्व जरूर करना है। क्या पता डायग्राम बना हुआ आ जाए, पूछ लीजिए किसका डायग्राम हो सकता है, टेलीस्कोप का, माइक्रो, ऐसे डायग्राम बना हुआ आ गया, सिंपल 2 लेंस रख दिए, ठीक है, और उस लेंस में ये पूछ लिया कि इसमें ये जो डायग्राम है, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये जो डायग्राम होगा वो टेलीस्कोप का होगा, माइक्रोस्कोप का होगा, दोनों का होगा या किसी का नहीं होगा, ऐसे। एक और बड़ी चीज यहाँ पे जो ध्यान देने की कि दोनों की फोकल लेंथ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए इसे टेलीस्कोप की तरह ट्यूब को इन्वर्ट करके यूज करेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां फोकल लेंथ में डिफरेंस ज्यादा होता है। जैसे मैंने कहा ये 5 और ये 8 है, ठीक है, और अगर टेलीस्कोप होगा तो ये अगर सपोज करिए 5 है तो ये 25, 30, 50 ऐसा होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, और फिर वो भी अंतर भी ये ऐसे करके होगा। तो इधर की जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ और अपर्चर टेलीस्कोप में दोनों ज्यादा होते हैं, और आई लेंस की फोकल लेंथ और अपर्चर टेलीस्कोप में कम होते हैं। इसके यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस के बड़ा करने से 2 फायदे मिलते हैं, टेलीस्कोप में 2 फायदे मिलते हैं, ठीक है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप लिख लेना, जरूरत पड़े, मैं नोट नहीं करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप वीडियो दोबारा से देख लेना, उसमें ये सारी चीजें यहाँ पे आगे स्विच करके देख सकते हैं इस चीज को। तो ये काम की चीज मैं बता रहा हूँ। इसके 2 फायदे मिलते हैं, एक तो डायमीटर बड़ा करने से रिजोल्विंग पावर बढ़ जाती है, किसकी, टेलीस्कोप की, और रिजोल्यूशन या रिजोल्विंग पावर बढ़ाना हमारी प्रायोरिटी होती है टेलीस्कोप में। दूसरा, ज्यादा बड़ा साइज लेने से क्या होता है, वो ज्यादा लाइट कलेक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है जितना बड़ा साइज होगा अपर्चर का उतनी ज्यादा लाइट आएगी, ज्यादा लाइट आएगी तो इमेज जो बनेगी वो ब्राइटर बनेगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ये मैं आगे चीजें बताऊंगा, अभी फिलहाल ट्यूब लेंथ आ गई वीओ और यूवी यहां से देख के, और इंटरमीडिएट इमेज ये है, इंटरमीडिएट इमेज ये इंटरमीडिएट इमेज है, ये आपका फाइनल इमेज है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, फाइनल इमेज, ये इमेज इंटरमीडिएट इमेज है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सिंपल। पहली चीज, फाइनल इमेज इज वर्चुअल। अब इसे इरेक्ट में बोलूं तो वो डिपेंड करेगा कि इरेक्ट किसके रेस्पेक्ट में। देखो ये जो इमेज बनी थी वो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इसके रेस्पेक्ट में तो इसे इरेक्ट कहा जाएगा क्योंकि दोनों उल्टी हैं, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें फाइनल इमेज को, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में तो इन्वर्टेड कही जाएगी, इसके रेस्पेक्ट में इरेक्ट कही जाएगी। तो फाइनल इमेज इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बट इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इंटरमीडिएट इमेज। एक बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंटरमीडिएट इमेज, इंटरमीडिएट इमेज इज रियल। अब इसमें तो इन्वर्टेड ही लिखना होगा क्योंकि ये पहली बार में ही बन गई है इससे ऑब्जेक्ट से, तो वहां विद रेस्पेक्ट टू लिखने की जरूरत है, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, बड़ी भी बनती है, ये बात लिखना भी जरूरी है। और ये अभी आप देखना ये फॉर्मूले में ये मैंने लिख दिया है, थोड़ी देर के बाद मैं इसको ड्राइव करके भी दिखाता हूँ, ये वाला जो टर्म आएगा ये बड़ा आना चाहिए, तभी फायदा है इसका, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फॉर्मूले तो मैं रखे रहूंगा, लिखे रखूंगा क्योंकि इसमें चेंजेस यहीं पे मैं कर दूंगा। तीसरा पॉइंट ये है, फोकल लेंथ एंड diameter of aperture, diameter of aperture of eye lens is greater than that of, ये काम की बात है, greater than that of objective lens, ठीक है। और बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, यहाँ हमारा पर्पज मैग्नीफाई करना है,
अब बात आती है यहाँ पर फाइनल इमेज जो ये बनी है, ये इन्फिनिटी पे बनी। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तब बनेगी जब ये जो इमेज बनी है वो इसके फोकस पे बनती, क्योंकि इसके फोकस पे जब बनेगी तो वो इसको इमेज को कहाँ बना देगा, इन्फिनिटी पे बना देगा। नाउ इसको भी निकालने के लिए पहले जनरल फॉर्मूला निकाला जाए। तो जनरल फॉर्मूले में मैंने आपको क्या बताया, ये बीटा बताया मैंने। तो अल्फा तो हमारे पास पहले से ही था, अब बारी है बीटा को लिखने की। तो ये बीटा जो आ जाएगा आपका, बीटा आ जाएगा दिस अपॉन दिस, या फिर दिस अपॉन दिस। इसमें एक चीज जो नोटिस करने की है कि ये जो इंटरमीडिएट इमेज बनी है इसका साइज h डैश है, इंटरमीडिएट इमेज का साइज h डैश है। और ये जो ऑब्जेक्ट है जो हमने h लिया था, याद आ रहा हो तो पीछे वाले केस में वही ऑब्जेक्ट है। तो एक बार सारे लेंस वेंस हटा के आई को यहाँ रख के ये रेशियो निकाला था, आपको याद हो 10 अल्फा दिस अपॉन दिस करके निकाला था, ठीक है। और अब ये यहाँ पे आएगा। नाउ इसके बाद बीटा लिखेंगे, अल्फा तो हमारे पास है ही। देखो अल्फा का फॉर्मूला बदलने वाला नहीं है। अल्फा का फॉर्मूला क्या था, अल्फा का फॉर्मूला था कि द एंगल विजुअल एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट एट नेकेड आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डी। तो वो एंगल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए यही मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। तो 10 बीटा तो 10 बीटा को दिस अपॉन दिस, या फिर मैं कहूं दिस अपॉन दिस लिखेंगे। तो 10 बीटा को लगभग बीटा लिख सकते हैं, अल्फा तो वही रहेगा, है ना। तो मैं यहां इसको लिखूंगा h डैश अपॉन यूई। नाउ इसके बाद जो m का फॉर्मूला है अभी जनरल, फिर केस ये बना लेंगे, तो केस फर्स्ट ये था। तो m का जो फॉर्मूला था भैया वो था बीटा अपॉन अल्फा। यहां से देखिए बीटा अपॉन अल्फा में बीटा की वैल्यू आपके पास ये आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई h डैश अपॉन यूई, और अल्फा की वैल्यू क्या आई थी भाई, h अपॉन डी, यही तो था। तो ध्यान से देखो h डैश अपॉन h इज इक्वल इनटू डी अपॉन यूई, ठीक है। अब ये जो h डैश अपॉन h आया ना, यही मेन चीज है। तो देखो ध्यान से देखना, ये h डैश अपॉन h एक फॉर्मूला तो ये हो ही गया, एक फॉर्मूला तो यही हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में अगर मैं ये नहीं लिखता, ये वाला फॉर्मूला लिख देता ना, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते कि ये कहां से आया। लेकिन थोड़ा पीछे चले, अभी ये h डैश है, ये साइज ऑफ इंटरमीडिएट इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। और आपको याद होगा हमने m उधर जो पढ़ा था लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर नहीं, लीनियर मैग्निफिकेशन, उसमें हमने पढ़ा था v by u इक्वल्स टू i by o। ये जो i by o है ये एक्चुअली h डैश अपॉन h हो गया ना यहाँ से। तो h डैश अपॉन h की वैल्यू v अपॉन u। अब सवाल ये है कि ये v अपॉन u कौन सा वाला, क्योंकि दो लेंस है। तो ये जो इमेज बनी है इस लेंस ने बनाई है, तो इसका vo और u के बराबर आ जाएगा। आपको शायद मेरी बात समझ में आई हो, ठीक है। इसमें भी ये वाला पार्ट आपने अगर नोट कर लिया है तो मैं ये रब कर रहा हूँ, और अगर फिर भी किसी का रह गया हो तो वीडियो में डेली अपलोड इसीलिए कर रहा हूँ कि किसी का अगर छूट जाए तो दोबारा देख सकते हो। नाउ ये जो चीज है h डैश अपॉन h, इसको आप vo अपॉन u लिख सकते हो, दोनों फॉर्मूले वैलिड हैं। और ये d अपॉन ui। तो अब इसमें केस फर्स्ट आ जाएगा, केस फर्स्ट यहां से हम शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला आ गया अभी m का फॉर्मूला ये आ गया, जनरल फॉर्मूला vo बाई uo, और ये आपका d अपॉन u जनरल फॉर्मूला है। नाउ ये फर्स्ट केस, ये सब मैं मिटा देता हूं, ये सारी चीजें आपको लेकिन ध्यान से कर लेना। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्यों क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, और अगर अच्छे से पढ़ लोगे आप इसको तो आगे दिक्कत भी नहीं होगी आपको, ठीक है। पहले थ्योरी अच्छे से कर लो डिटेल में, और मैं भी चाहता तो मैं भी खाना पूर्ति कर देता, फॉर्मेलिटी करके फॉर्मूले लिखा के, आपको भी नहीं पता था कि सर कैसे पढ़ाने वाले। मैं हमेशा कभी भी पढ़ाता हूँ, चाहे 12th के बच्चे को पढ़ाऊँ या टारगेट को, फॉर्मूले डिटेल में ही बताता हूँ, क्योंकि इनकी समझ जब तक नहीं होगी अच्छे सवाल आप नहीं कर पाओगे। फॉर्मेलिटी करके मैं एक क्लास बचा लूंगा, पर फायदा क्या, आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो इससे तो मैं पढ़ाने से मना कर दूं, क्योंकि 4 दिन का सिलेबस बोल दूंगा भैया कर लेना। काफी सारे करते नहीं टीचर, बहुत सारे टीचर करते हैं, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के नोट्स दे देंगे टीचर,
और बोल देंगे भैया पढ़ लेना, इनऑर्गेनिक तो पढ़ाने का नहीं होता। मॉडर्न फिजिक्स में मैंने देखा सेमीकंडक्टर लोग नहीं पढ़ाते, सेमीकंडक्टर के नोट्स देते, बोले पढ़ लेना, ये मैं नहीं पढ़ाता। मैग्नेटिज्म में नहीं पढ़ाते, बहुत सारे लोग छोड़ दें, बोले मैं नहीं पढ़ाता। क्या कर लेगा बच्चा, क्योंकि फीस तो आई जाती है। बट वो मेरा पर्पज ही नहीं है। मेरा पर्पज है आपको सिखाना, और चीजें सब शुरू से सिलेबस अच्छा चला है, 4 दिन एक्स्ट्रा हो, लेकिन कायदे से चीजें माइंड में अगर जाएंगी तो क्वेश्चंस निकलेंगे। तो केस फर्स्ट में यूई की वैल्यू एफ ई, तो यूई की वैल्यू एफ ई रखेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और वैल्यू मिनिमम ही आएगी, ध्यान रखिए मिनिमम, पूरा हेडिंग वही है। केस नंबर 2 में, अब देखिए केस नंबर 2 में ये कैलकुलेशन हम नहीं करने वाले, क्योंकि डी की वैल्यू 25 है, तो ये तो ऑलरेडी कैलकुलेशन है ही। और आपको याद होगा यहाँ पर जो फॉर्मूला बना है, देखो ये रहा, ये VO/U तो है ही, बस ये वाला जो टर्म था इसकी वैल्यू हमने निकाली थी। यहाँ देखो, यहाँ से देखो D/UE की वैल्यू वही आ जाएगी जो पहले आई थी। आप देखो ये जनरल फॉर्मूला है, इसमें पहला केस ही आया और UE की जगह F ही रख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया मिनिमम। दूसरा, फाइनल इमेजेस फॉर्म्ड एट D 25 सेंटीमीटर, पूरी कैलकुलेशन यही है। तो मैं पूरी कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मुझे जो चाहिए इसमें D/UE की वैल्यू चाहिए, तो D को इधर ले जाता हूँ और वो वैल्यू आ जाएगी 1 + D/Fe। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ इस केस में जो मैग्निफिकेशन आएगा MD, वो VO/UO और 1 प्लस है ना D/Fe आएगा। इसमें एक चीज और मैं यहाँ क्लियर कर दूं, देखो ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, मिनिमम लिखने से पहले यहाँ पर इसे VO/UO को आप चाहो तो H'/H लिख लो या I/O लिख लो, एक ही बात है। ऐसे ही इस वाले फॉर्मूले में इधर का तो मैं हटा देता हूं, ये आपने पहले ही नोट कर रखा होगा, तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर इसमें MD, अच्छा ये मिनिमम आया और ये MD इक्वल्स टू सॉरी VO/UO की जगह H'/H 1 + D/Fe, ये वैल्यू मैक्सिमम आ गई। H'/H MD H'/H 1 + D/Fe, ये मैक्सिमम आ गई। नोट कर लीजिए आप इसको, पहले मैं थ्योरी करा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। हो गया भाई, इसको एक बार पढ़िए, और अगर इनकेस आपको कहीं पे भी कोई चीज अगर प्रॉपर नोट नहीं कर पाए तो एक बार वीडियो देखो, कहीं आगे पीछे करके, कोई बहुत सारी चीजें मैंने बोली भी है, और इसको एक नहीं कई बार देखो। ये चीजें अगर आपको अच्छे से डिटेल में क्लियर हो जाएंगे ना, ये फॉर्मूले, ठीक है। बीच में भी कभी जरूरत पड़ती है कि आप कभी रिवीजन कर रहे हैं, नई चीजें समझ में आ रही, जाके देख सकते हो। तो जब तक फॉर्मूलों की अच्छे से समझ नहीं होगी, रटने का काम नहीं, मैं चाहता तो इनको सीधे फॉर्मूले लिखाता, केसेस बताता, काम खत्म। इसमें 2 चीजें और रह गई बताने को, एक इस केस में ट्यूब की लेंथ और एक इस केस में ट्यूब की लेंथ। इन दोनों केस में ट्यूब की लेंथ क्या होगी, तो देखो ट्यूब की लेंथ थी VO + UE,
तो इस केस में यूई की वैल्यू क्या होगी, एफ। तो यहाँ पे केस फर्स्ट में थोड़ी सी जगह निकाल के ट्यूब लेंथ आप लिख सकते हो, क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाती है। तो वीओ प्लस यूई, ये इस वाले केस में, इस वाले केस में मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो अभी थोड़ी देर पहले जो एक फॉर्मूला लिखा हुआ था यहाँ पे, वो फॉर्मूला में जरा याद दिलाता हूँ आपको। ये आया था डी प्लस एफ ई अपॉन डी एफ ई, यही तो था, मिटा दिया मैंने, आपने तो नोट किया होगा। तो यहाँ पे मुझे इस केस में सेकंड वाले में जब फाइनल इमेज बनती है तो वीओ प्लस यूई, तो मुझे यूई की वैल्यू चाहिए। तो यूई की वैल्यू कैसे मिलेगी, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। तो इस वाले केस में, केस नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, केस नंबर 2 में ट्यूब लेंथ। अच्छा, ये ट्यूब लेंथ को पहचानने के लिए मैं यहाँ सिंबल के साथ ऐसे लिख देता हूँ, एल इन्फिनिटी और यहाँ पर एल बी। तो ये आ जाएगा आपका, क्या आया था ट्यूब लेंथ में, वीओ प्लस यूई, और यूई की वैल्यू डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। मैंने आपसे बोला भी था कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला या इसके नीचे वाला, इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि ये आगे जाके माइक्रोस्कोप में भी काम आएगा। ये वाला फॉर्मूला माइक्रो उसको टेलीस्कोप में भी आएगा काम, अभी माइक्रोस्कोप तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ट्यूब की जो लेंथ है इस केस में लिख लेता, कई बार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। तो चलिए मैं रब कर देता हूँ इसको, पढ़िए इसको कई बार। अगर ये पार्ट आपका वीक है, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का पार्ट आपका अगर वीक है, तो इसको कई बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, यकीन मानिए आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्वेश्चंस निकलेंगे। और मैंने शीट भी दी, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं। बाकी कोई भी सोर्स है, उस सोर्स से आप क्वेश्चन लगाइए। कहीं दिक्कत आती है नोट्स पढ़िए, और दिक्कत है कोई चीजें क्लियर नहीं है, क्योंकि इतने डिटेल में तो आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, ये दावा है मेरा। इतने डिटेल में किसी बुक में पैकेज में नहीं मिलेगा, और जितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया कम से कम बुक इतना एक्सप्लेन नहीं करती है, क्योंकि फॉर्मूले तो, ये आप एग्री करोगे, फॉर्मूले तो आपने देखे होंगे, हो सकता है वहां डेरिवेशन भी होगा, बट किताबें इतना नहीं बोलेंगी जितनी देर से मैं 1 घंटे 1.25 घंटा हो गया इसी 2 चीजों को अभी समझाने में मुझे इतना टाइम लग गया। तो यही एक लेक्चर किसी का अटेंड करने से यही फायदा होता है, किसी का भी हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और बुक से पढ़ने से। बुक के कंपैरिजन में लेक्चर अगर अच्छे से कोई एक्सप्लेन करेगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, और यही कारण है कि मैं इतना डिटेल में इन चीजों को अभी बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाद टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में भी मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, वही बीटा अपॉन अल्फा। लेकिन बीटा क्या है ये जानना जरूरी है, नहीं सॉरी अल्फा। बीटा तो वही है, विजुअल एंगल फाउंड बाय इमेज, ठीक है, इमेज फाइनल इमेज जो बनती है वो कितना एंगल बना रही है। अल्फा जो होगा इस केस में ऑब्जेक्ट का एंगल हमारी आई पे होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, बस ये चीज समझने की है, ठीक है। और फिर उसमें भी 2 केस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, एक आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। उसके साथ ये खत्म होगा, और कल क्लास मैं आपकी जो लूंगा, कल का क्लास का टाइम मैं बता देता हूँ आपको, कल क्लास का टाइम मैसेज भी कर दूंगा, 8 to 9 या 9:30 में रखूंगा। मुझे कल कहीं बाहर निकलना है, अर्जेंट काम से, संडे है, और बीच में आपकी 2-3 दिन क्लास हुई भी नहीं थी, मैंने बताया थोड़ा मेरी तकलीफ गले में थी। तो कल 8 to 9 या 9:30 में क्लास रखूंगा आपकी कल, ठीक है। परसों तो होगी अपने, परसों आपका टेस्ट है, सॉरी परसों आपका टेस्ट है, और टेस्ट का टाइम क्या बताया था पिछली बार, किस टाइम पे हुआ टेस्ट, 8 to 10 शायद, या 12 to 2, 12 to 2 हुआ था, 12 to 2 हुआ था, 12 to 2 हुआ है। तो हम चाहे तो मंडे को भी क्लास सुबह रख सकते हैं अगर आप चाहो तो। कल सॉरी परसों टेस्ट का टाइम फिर क्या रखें, 12 to 2 ही रख लें मंडे को। यस सर। अच्छा, आपका एलएन वगैरह का जो टेस्ट होता है संडे में होता है, यस। क्या टाइम रहता है, 1 बजे से। 1 बजे से रहता है। तो कल सुबह इस टाइम में क्लास रख लूं, किसी को कोई दिक्कत, कल सुबह इस टाइम पे रख लेता हूँ क्लास, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा रिलैक्स होने के लिए, टेस्ट अगर देना है तो। और रख लीजिए। मंडे को मेरा जो टेस्ट का टाइम रहेगा वही 12 से रहेगा, 12 से 2, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, है ना। और देखते हैं अगली बार से बायो की भी कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली बायो वाले सर जो हैं उनके घर पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, तो वो इस वजह से टाइम नहीं दे पा रहे। तो होपफुली नेक्स्ट वाले टेस्ट से शायद बायो का भी आपको सिलेबस में अवेलेबल करा दूंगा अगर हो पाया तो। केमिस्ट्री फिजिक्स का तो चल ही रहा है, और इसमें भी फिर हम अगर मंडे को 12 से 2 का टेस्ट है तो सुबह क्लास इसी टाइम पे हम रख सकते हैं। इस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं, कोई क्लास तो नहीं होती आपकी मंडे को,
संडे में तो कोई दिक्कत नहीं, संडे को तो क्लास वगैरह नहीं रहती, मंडे को कोई क्लास होती हो इस टाइम पे? चलो फिर देख लेंगे, कल की क्लास करते हैं। पहले टेस्ट का टाइम आपको मैंने बता ही दिया। मंगलवार को मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि एक अर्जेंट काम से पूरे दिन मैं बाहर ही रहूंगा, तो उस दिन मैं बता दूंगा। अगर पॉसिबल हो पाएगा सुबह जल्दी क्लास लेके मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस हफ्ते आपका कोर्स कंप्लीट करना है, मतलब नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करना है। 4 दिन में इंटरफेरेंस काफी डिटेल में मैं करा दूंगा, एक क्लास में डिफ्रैक्शन और एक क्लास में पोलराइजेशन। कल का क्लास का टाइम ये है, मैं मैसेज भी कर दूंगा। अब देखिए इसमें टेलीस्कोप, 2 तरह के टेलीस्कोप मेनली हम पढ़ने जा रहे हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी दूर की चीजें जो होती हैं, आसमानी चीजें या स्पेस में या यूनिवर्स में जो हम देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी मतलब वही यूनिवर्स से रिलेटेड हो गया। और एक होता है टेरेस्ट्रियल मतलब जमीनी चीजें जब देखते हैं, ठीक है, जमीनी चीजें। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अलग हो गया, टेरेस्ट्रियल अलग हो गया। जमीनी चीजों को देखने के लिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, फॉर्मूले में केवल ट्यूब लेंथ में अंतर आ जाता है। तो टेलीस्कोप में पहला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका जो यूज करते हैं वो सन, स्टार, मून, प्लैनेट्स, इनको देखने के लिए करते हैं। अब सन तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि डायरेक्ट सन देख नहीं सकते। सनलाइट अगर आंखों में चली गई तो पूरा जला के रेटिना खराब कर देगी, आंख खराब कर देगी, क्योंकि लेंस की जो लाइट आती है फोकस होगी, तो सन को कभी डायरेक्ट देख भी नहीं सकते ऐसे टेलीस्कोप से, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इट इज यूज्ड टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट, जैसे स्टार्स है, लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, मून एटसेट्रा, ठीक है। ऐसी चीजों को देखने के लिए इसका हम यूज करते हैं, एटसेट्रा, दूर की चीजें। और इनमें जो भी चीजें हैं ये सब राउंड है। तो अगर मून मान लीजिए, हम जो देखते हैं मून में आपने देखा होगा राउंड है, और एक गुड़िया जैसी एक बचपन में कहानी सुनाई जाती है। अब तो आप जानते हो कि बुढ़िया तो नहीं है उसमें, कहते ना एक बुढ़िया बैठी हुई है, ऐसे कुछ बताते थे। अब उसको देखोगे तो उल्टी नजर आती है वो, अगर टेलीस्कोप से देखोगे तो उल्टा नजर आएगा, पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राउंड ऑब्जेक्ट है, उसे उल्टा कर लो सीधा कर लो, बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसी टेलीस्कोप का यूज हम करें जमीनी चीजों को देखने के लिए, जैसे दूर कोई पहाड़ी पर आप कोई चीजें देखेंगे तो वो पहाड़ ही उल्टा नजर आएगा, पेड़ उल्टा नजर आएगा, सड़क उल्टी नजर आएगी, बस जा रही है सड़क पे तो सड़क ऊपर नजर आएगी, बस नीचे लटक के चल रही है, ऐसा नजर आएगा। तो बड़ा अजीब सा व्यू आएगा अगर इस टेलीस्कोप का यूज हम जमीनी चीजों को देखने के लिए करते हैं। इसका यूज करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल बोल रहा हूं। और जो दूसरा है वो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीनी चीजें, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमें इमेज सीधी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि राउंड नहीं है। और इसमें क्या है, राउंड चीजें, स्टार है, प्लेनेट है, मून है, राउंड है, तो थोड़ा उल्टा भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या है, हमारा फाइनल इमेज जो होगी उसे सीधा बनाना पर्पज होगा। तो उसमें क्या है, इसमें तो 2 लेंस इस्तेमाल होंगे, उसमें होंगे 3 लेंस, बीच में एक लेंस और लगा देते हैं। उसका काम क्या होता है, इंटरमीडिएट इमेज जो बन रही थी, और वो इंटरमीडिएट इमेज जब ऑब्जेक्टिव लेंस को मिल रही थी, तो ऑब्जेक्टिव लेंस वैसी इन्वर्टेड इमेज और वर्चुअल इमेज बना रहा था इस वाले में। टेरेस्ट्रियल में क्या होगा, बीच में एक लेंस लगा देते एक्स्ट्रा, जिसे हम इरेक्टिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि जो इंटरमीडिएट इमेज है उसे वो सीधा कर देता है और फिर ऑब्जेक्टिव लेंस को देता है। तो इससे जो फाइनल इमेज बनेगी वो वर्चुअल ही बनेगी, लेकिन सीधी बनेगी। और इससे मैग्निफिकेशन में कोई फर्क नहीं आता, मैग्नीफाइंग पावर में कोई फर्क नहीं आता। जो यहाँ पे फॉर्मूले मिलेंगे सेम फॉर्मूले उसमें भी आएंगे टेरेस्ट्रियल वाले में, केवल ट्यूब की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। इस केस में जो 2 केस बनेंगे, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे और फाइनल इमेज डी पे बनेगी, तो जैसे 2 केस बनेंगे वैसे ही वहां पे भी 2 केस बनेंगे, बस ट्यूब लेंथ 4f बढ़ जाती है, 4f, और उसमें f फोकल लेंथ होती है, बीच में जो इरेक्टिंग लेंस लगाया वो। और ये 4f क्यों हुआ वो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं, और मैग्नीफाइंग पावर ड्राइव क्या कर लेते हैं, बस लिख लेते हैं। तो इसमें मैग्नीफाइंग पावर और इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं जितनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और इसमें हमने जो देखी थी। तो इसमें मैग्नीफाइंग पावर m, तो इसे मैं लिख रहा हूं विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय
फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल formed by object, visual angle formed by object at naked eye when object is at infinity। हालांकि ये at infinity कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूर की चीजों को ही देख रहे हैं, तो ऊपर जो आएगा ये बीटा और नीचे वाला जो आएगा वो अल्फा। ठीक है, ऊपर वाला बीटा और नीचे वाला अल्फा। अब ये बीटा और अल्फा क्या होंगे, तो अल्फा तो ये अभी फिगर से ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बीटा और अल्फा बहुत सिंपल से फॉर्मूले आपको मिलने वाले हैं। तो पहला केस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में डायग्राम जो हम बनाएंगे, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं, इस डायग्राम में जब आप बनाएं तो एक लेंस बड़ा और छोटा बनाए, और यहाँ पे भी मैंने ये थोड़ा बड़ा और ये थोड़ा छोटा दिखाया है। आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो। इनकी फोकल लेंथ में दोनों की में काफी डिफरेंस रहता है इफ यू कंपेयर विद द फोकल लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ये जो लेंस है आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस वो होता है जो ऑब्जेक्ट के क्लोज हो, और इसकी फोकल लेंथ एफओ ज्यादा होगी। और ये आपका आई लेंस है, इसकी फोकल लेंथ एफई होगी। और दूर की चीजें हैं, तो जैसे स्टार या मून से जो रेज आ रही होंगी वो ऑलमोस्ट कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, यहाँ से आ रही इन्फिनिटी से। ठीक है, और जब ये यहाँ से आके इमेज बनेगी, तो आप जानते हैं इमेज कहाँ बनने वाली है, कहाँ बनने वाली है, फोकस पे। इन्फिनिटी से जब आएगी तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम ट्यूब लेंथ कहते हैं। दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे हम ट्यूब लेंथ कहेंगे, एल। तो ये एल की वैल्यू कितनी होगी अभी देखेंगे। अब फिलहाल ये वाला जो डिस्टेंस आया, ये वाला, ये डिस्टेंस हम कह सकते हैं फोकल लेंथ इसकी एफओ है, और ये इमेज बनी है इंटरमीडिएट। फाइनल इमेज नहीं है, फाइनल इमेज तो अभी ये बनाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा ये एफओ के बराबर आ जाएगा, एफओ। और अब इस लेंस से जो डिस्टेंस इस इमेज का है, इसको हम यूटी लिखते आए हैं अब तक। तो यहाँ पे जो ट्यूब की जो लेंथ है एल, उसे मैं एफओ प्लस यूई लिख दूंगा। ठीक है, अब ये जो इमेज बनी है इंटरमीडिएट इमेज, इसके लिए क्या काम करेगी, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और अब ये जब यहाँ पे रह जाएंगी तो ये पीछे जाके यहाँ पे, और ये इधर जाके ऐसे मिलेंगी, और ये जो इमेज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, ये इंटरमीडिएट इमेज है, ये फाइनल इमेज। ठीक है, ये फाइनल इमेज है और ये इंटरमीडिएट इमेज। ये आपका फाइनल इमेज और ये इंटरमीडिएट इमेज। नाउ सी, देखो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा यहाँ पे, तो ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल ऑब्जेक्ट, और ये इन्फिनिटी से आ रही है, भले ही यहाँ लेंस लगा या आई भी रख दोगे तब भी यही एंगल रहने वाला है, और इस एंगल का नाम होगा अल्फा। और इधर भी देखोगे तो ये जो एंगल आएगा दैट इज ऑल्सो अल्फा। और ये फाइनल इमेज है, तो फाइनल इमेज जो एंगल बनाती है वो ये वाला, दिस इज व्हाट, बीटा। ये जो बीच में इमेज बनी है, इसे मैं, इसकी जो साइज है उसे एच डैश कह रहा हूँ, दिख रहा होगा। तो हमने जो अभी पढ़ा और समझा वो ये है कि इमेज का जो एंगल बन रहा है बीटा, और ये जो एंगल बन रहा है अल्फा। देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो अब आप इस लेंस को रख लो या लेंस को हटा के अपनी आई रख लो, एंगल तो यही रहने वाला है, ये थोड़ी बदलेगा। तो अब यहाँ पर बीटा और अल्फा का जो रेशियो हम निकालने वाले हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, ये मैं मिटा देता हूँ। तो ऊपर से यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले टेन बीटा, लगभग बीटा हो जाएगा, एंड दैट विल बी एच डैश अपॉन ये यूई जो हमने पीछे किया था। इसी तरह से टेन अल्फा, लगभग अल्फा हो जाएगा। और इस वाले ट्राइंगल में इधर ना लिख के इधर वाले में लिखो, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो एच डैश अपॉन ओ एफ ओ। तो अब जो एम का फॉर्मूला जनरल आ जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा एच डैश, सॉरी। ठीक है, तो अब आप इसको जब डिवाइड करोगे तो ये एच डैश से एच डैश कट गया, और एफ ओ अपॉन यूई, ये फॉर्मूला आ गया जनरल। इसमें आप केस बना सकते हैं दो, और ट्यूब की जो लेंथ है, ट्यूब की जो लेंथ है वो भी आप यहाँ देख ही सकते हैं, ये आगे। नाउ इसमें दो केस हम बनाएंगे। तो फर्स्ट केस, केस फर्स्ट, व्हेन
ऑब्जेक्ट सॉरी व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, और ऐसा तब होगा जब ये जो इमेज इंटरमीडिएट बनी है, इंटरमीडिएट इमेज जो बनी है वो इस वाले के फोकस पे यहाँ बने, यानी कि यूई की जो वैल्यू है वो एफ ई के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ एम इंफिनिटी जो आएगा इस वाले फॉर्मूले में वो एफ ओ अपॉन एफ ई आएगा। टेलीस्कोप में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले में पूछे जाते हैं, और इस केस में जो ट्यूब की लेंथ है वो आप देखिए एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगी। अब होता क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये दोनों फॉर्मूले सबसे ज्यादा इसी पे बनेंगे कि क्वेश्चन में आपको कह देगा कि और ये जो मैग्निफिकेशन आया है, मैग्नीफाइंग पावर आई है, ये मिनिमम आई है, तो क्वेश्चन में कह देगा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर इतनी मिल रही है और ट्यूब की लेंथ इतनी है, तो दोनों की, इन दोनों लेंस की इंडिविजुअल फोकल लेंथ बताओ। तो दो, एक इक्वेशन तो ये बन गई, दिस अपॉन दिस इक्वल टू ये, और एक ये, दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करो, एफ ओ एफ ई मिल जाएंगे। सबसे कॉमन सवाल जो मिलता है वो ये मिलेगा इसमें, ठीक है। एक तो ये आ गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल बनेंगे जैसे इंटरमीडिएट इमेज है तो इंटरमीडिएट इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है, और यहाँ ये कह नहीं सकते, कहना नहीं चाहिए बल्कि कि ये साइज इमेज का ऑब्जेक्ट से बड़ा है, हो ही नहीं सकता। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसकी ये जो इंटरमीडिएट इमेज बनेगी वो हमेशा छोटे साइज की बनेगी। ऑब्जेक्ट तो मून, स्टार, प्लेनेट वगैरह हैं तो जो बहुत बड़े साइज के हैं, ठीक है। और आप देखिए ये डिस्टेंस भी बड़ा है और ये साइज भी बड़ा है, और इधर ये वाला कम होगा और इमेज का साइज भी कम होगा। आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला मैं फॉर्मूला रब कर देता हूं। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2, when final image is formed at D, ठीक है। तो अब आप देखिए यूई की वैल्यू फिर से आ गई वही वाली, और मैंने आपसे क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि ये 1 अपॉन यूई की वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। तो वो जो यूई की वैल्यू आई थी वो यही तो आई थी भैया, डी प्लस एफ ई अपॉन डी इंटू एफ ई, राइट। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन एम डी की वैल्यू आ जाएगी एफ ओ और मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन यूई, यानी कि डी प्लस एफ ई अपॉन डी इंटू एफ ई। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, इसको बाहर ले आओ, एफ ओ अपॉन एफ ई, और अंदर जो बचा वो आ गया 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो ट्यूब लेंथ है, ट्यूब लेंथ में आपको पता है एफ ओ प्लस यूई, तो ये फॉर्मूला जो मैंने वहां लिखा था इसी को उल्टा करके लिख लो, तो ये आ गया एफ ओ प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ, ये ट्यूब लेंथ आ गई, ठीक। ये फॉर्मूले देखो, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये भी यही सेम फॉर्मूले आपको ऊपर वाला एम वाला और इसमें एम वाला, ये दोनों फॉर्मूले सेम आपको मिलने वाले हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में। केवल ये जो लेंथ है ये वाली और ये वाली जो लेंथ है इसमें 4f ऐड हो जाएगा टेरेस्ट्रियल वाले में। कैसे होगा अभी बता दूंगा, 5 मिनट लगेंगे बताने में। यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो कि इसमें जो मैग्निफिकेशन आ रहा था ये वाला, इस यही सेम आया, बस उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ये आ गया। लेकिन इस एक्स्ट्रा टर्म के साथ एक दिक्कत आ जाती है, जैसे मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक फॉर्मूला लिखाया था BOU 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। मैं यहाँ इसको हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाके और गलत करोगे, मुझे पता है एग्जाम में ऐसी गलतियां होती हैं, और लास्ट टाइम में एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजन जो पूरी साल आपके माइंड में नहीं आएंगे जब क्वेश्चन लगा रहे होगे, लेकिन एग्जाम में आपको ये कंफ्यूजन एराइज होगा कि टेलीस्कोप वाले फॉर्मूले में एफ ई अपॉन डी था कि माइक्रोस्कोप में ये था। दोनों के फॉर्मूले में शुरुआत की चीजें आपको याद होंगी, बस यहाँ कंफ्यूजन आ जाएगा, और वही चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो ये चीज और ये चीज मैं आपको यकीन से बोल रहा हूँ, और ऐसा होता है बच्चों के साथ कि जब एग्जाम में जब जाते हैं ना तो वहां ये फॉर्मूले में याद नहीं आता, और इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको ड्राइव कर पाए, क्योंकि देखो एक में डी अपॉन एफ ई और एक में एफ ई अपॉन डी है। अब यहीं जाके बच्चा अटक जाएगा। मालूम पड़ा कि टेलीस्कोप में ऊपर वाला ये वाला टर्म लिख दिया और या माइक्रोस्कोप में ये वाला लिख दिया, तो हो गया ना गड़बड़। तो ये ध्यान रखना सेम टर्म नहीं है, एफ ई अपॉन डी आ रहा है टेलीस्कोप में। छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम टाइम में कंफ्यूज कर सकती है, तो और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में डी अपॉन एफ ई आता है, इस चीज का ध्यान रखना एक तो, ठीक है।
और ये जो एम डी आया है ये वैल्यू एम डी की, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो पूरी एक रेंज मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने खास बात बताई फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा, इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ में काफी ज्यादा अंतर होता है। ये फोकल लेंथ ज्यादा होती है और वो इस फॉर्मूले से समझ भी सकते हो। देखो यहाँ देखो, FO अपॉन FE में FO ज्यादा होगा FE से, तो हमें इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी, और ग्रेटर देन 1 में भी हमें काफी ज्यादा चाहिए। जैसे मैंने कहा वहां टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में तो ज्यादा अंतर नहीं होता था, यहाँ पे ज्यादा अंतर रखना पड़ता है क्योंकि इनका ये रेशियो ही आएगा। तो ये ऐसे रहेगा कि अगर ये 5 है तो ये 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, यानी कम से कम 5-10 गुना तो होगा ही होगा। इसके अलावा इसका जो अपर्चर है ये वाला, ये अपर्चर ये भी इससे बड़ा रखा जाता है। उस अपर्चर बड़े होने के दो फायदे मिलते हैं। देखो फोकल लेंथ ज्यादा होने का फायदा क्या मिला, फोकल लेंथ ज्यादा होने से FO की वैल्यू मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिल गई, और इसके अपर्चर ज्यादा होने की वजह से, अपर्चर ज्यादा होने की वजह से दो फायदे मिलेंगे। एक तो रिजोल्विंग पावर बढ़ जाती है, आगे रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला हम जब पढ़ेंगे तो मैं वहां दिखाऊंगा, बताऊंगा, और आपने पढ़ा भी होगा कि अपर्चर के डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, रिजोल्विंग पावर। तो जितना ज्यादा अपर्चर का डायमीटर होगा रिजोल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि, दूसरी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा ये लाइट इसमें से गुजरेगी तो जो इमेज बनेगी फाइनल वो ब्राइट बनेगी। ये बातें कुछ नोट करने की हैं इसमें, जो आपको ध्यान रखनी है और नोट करनी है, जो मैंने अभी बोला। ठीक है, आप इसको नोट करो पहले, और इसमें ये चीज थोड़ा अटेंटिव होना है, ये वाली और ये वाली, ये माइक्रोस्कोप और ये टेलीस्कोप, कंफ्यूज हो सकते हो इसको लेके। तो जितना मैं सावधान कर सकता हूं उतना कर रहा हूं, अब वो आपके ऊपर है आप इन चीजों को कितना याद रख पाते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा और क्या बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही चीजें छोटी छोटी यहाँ गलतियां करेंगे। कुछ बातें मैंने बता दी, इंटरमीडिएट इमेज रियल और इन्वर्टेड, लेकिन छोटे साइज की। और ध्यान रखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इंटरमीडिएट इमेज रियल, इन्वर्टेड और बड़े साइज की। अब ये ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, और इसमें से ये दोनों स्टेटमेंट हो गए तो ये तो सही हो गए। अब पता होगा तब तो आप इनको जज कर पाएंगे ना। कुछ बच्चे सोचेंगे कि टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में तो सॉरी सर ने बताया था कि जो इंटरमीडिएट इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, रियल होती है और बड़े साइज की होती है। तो क्या टेलीस्कोप में होगी? नहीं, टेलीस्कोप में तो ऑब्जेक्ट ही इतना बड़े साइज का, मून और इनके डायमीटर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलो मैं एक बार लिख भी देता हूं इन पॉइंट्स को। एक तो इंटरमीडिएट इमेज इज रियल। अब ये नोट्स आपके अगर प्रॉपर होंगे ना, बार बार वीडियो भी नहीं देख पाएंगे, हाँ वीडियो एक दो बार देख सकते हैं, लेकिन नोट्स होंगे तो फटाफट से पलट के देख सकते हो। ठीक है, बार बार पढ़ लोगे इन चीजों को तो काम आ जाएंगी, ध्यान रहेंगी। इंटरमीडिएट इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा साइज। कुछ लोग सोचते हैं डिम आ रहा है मतलब धुंधली बनेगी। अब ये क्या, एक बार किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था इसका मतलब ये है क्या, तो ऐसा नहीं है कि डिमिनिश का मतलब डिम होती है, छोटी होती है, ये मतलब है। इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इन साइज, और किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट, फोकल लेंथ FO, शॉर्ट में लिखता हूं, FO इज ग्रेटर देन FE सो दैट M इज लार्ज। ठीक है, दूसरा डायमीटर ऑफ अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज मोर देन आई लेंस टू कलेक्ट मोर लाइट। अब मोर लाइट से क्या होगा, ज्यादा ब्राइटर इमेज बने। ठीक है, टू कलेक्ट मोर लाइट एंड टू इंक्रीज रिजोल्विंग पावर, टू इंक्रीज रिजोल्विंग पावर। आगे देखेंगे, अगले वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं रिजोल्विंग पावर, क्योंकि वहां डिफ्रैक्शन पढ़ा दूंगा तब पढ़ाऊंगा मैं आपको। और वही सीक्वेंस सही है, एनसीईआरटी भी आप पढ़ोगे वो अच्छा दिया है, नो डाउट। मैं ये नहीं कहता कुछ चीजें एनसीईआरटी में अच्छी है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, कि खुद से पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ चीजें कंफ्यूजन हो आपको। तो टू इंक्रीज रिजोल्विंग पावर,
ये बड़े काम की चीज है जो ये पॉइंट मैंने लिखा है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे अब इसमें टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, लास्ट वाला टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अच्छा, इसमें एक और होता है गैलीलियन टेलीस्कोप, हो सकता है आपने पढ़ा भी हो, तो मैं बता दूं गैलीलियन टेलीस्कोप में और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ पे ये जो लेंस हमने लगाया था ऑब्जेक्टिव, और इधर जो आई लेंस लगाया था। तो गैलीलियन टेलीस्कोप मैं बस समझा देता हूँ, आपको जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो टेलीस्कोप गैलीलियन होता है उसमें ये वाला लेंस ऑब्जेक्टिव तो कॉन्वेक्स ही होता है, ये वाला कॉनकेव लगा देते हैं, और इससे हमें फायदा ये मिलता है कि जो फाइनल इमेज बनाएगा ये फाइनल इमेज वो सीधी इमेज बना देगा, ठीक है। फाइनल इमेज जो बनाता है वो सीधी बना देता है। ये गैलीलियन टेलीस्कोप का एक एडवांटेज हमें मिल जाता है, ठीक है। तो और गैलीलियन टेलीस्कोप में यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला तो एफ हो गया, ये एफ ही जो होगा वो माइनस साइन के साथ आएगा। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के फॉर्मूले बताएं वही सारे फॉर्मूले यहाँ पे यूज भी होते हैं, वही सारे फॉर्मूले। जैसे फाइनल इमेज जो बनेगी, जैसे यहाँ से रेज ऐसे करके आएंगी और ये यहाँ पूरी तरह से ना मिलके आगे जब जाएंगे तो ये ऐसे करके इनको थोड़ा सा फैला देता है ऐसे करके, और ये यहाँ पर इमेज बन जाती है फाइनल इमेज ऐसे गैलीलियन में। तो गैलीलियन में बस नेगेटिव फोकल लेंथ होगी, वही सारे फॉर्मूले काम कर जाएंगे। जहां जहां एफ ई आप देख रहे हो उस जगह एफ ई को माइनस एफ ई से रिप्लेस कर दो, ठीक है। सारे फॉर्मूले सेम ही होते हैं, बस फाइनल इमेज क्या मिल जाती है, सीधी मिल जाती है, ठीक है। तो मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ टेरेस्ट्रियल जो वहां दिया है। इसके अलावा इसमें लास्ट में, आज तो इतना टाइम नहीं लेकिन कल मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और कल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें जो लेंस हम यूज करते हैं इसकी वजह से क्रोमेटिक एब्रेशन आने लगता है, ठीक है। इसके अलावा स्फेरिकल एब्रेशन भी आने लगता है। इसको दूर करने के लिए ये वाला जो आई लेंस होता है इसकी जगह हम मिरर इस्तेमाल कर लेते हैं। मिरर इस्तेमाल करने से हमें एक फायदा ये मिलता है, ठीक है। और इसमें भी मिरर हम यूज कर सकते हैं, जैसे आगे मैं बताऊंगा दो तरह के टेलीस्कोप के बारे में, एक कैसाग्रेन टेलीस्कोप और एक पेयर ऑफ केक्स टेलीस्कोप। आपको दिया है एनसीईआरटी में, तो वो मैं बता भी दूंगा, और उसमें एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे भी रखा है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में। हो सकता है शायद थ्योरी की जो मैंने आपको एक्सरसाइज वाली शीट जो दी है उसमें ये क्वेश्चन शायद मैंने शामिल किया हो, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा अलग से। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे, और उसके एडवांटेज क्या है। मिरर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्रोमेटिक एब्रेशन दूर हो जाता है क्योंकि वहां रिफ्लेक्शन होगा नहीं। दूसरा क्या है कि उसमें जो मिरर है स्फेरिकल एब्रेशन को दूर करने के लिए मिरर का जो शेप है वो पैराबोलॉइड ले लेते हैं, तो स्फेरिकल एब्रेशन भी नहीं आता। तो ये जो टेलीस्कोप जिसमें हम मिरर इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के टेलीस्कोप को रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्शन होगा। और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं जिनमें लेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं कॉनकेव कॉनकेव या कॉनकेव कॉन्वेक्स, इनमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये जो अभी हमने पढ़े ये रिफ्रैक्टिंग टाइप रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोलते हैं इनको। और जो मिरर इस्तेमाल करते हैं उनको रिफ्लेक्टिंग टाइप बोलते हैं। तो अभी बस 5 मिनट में मैं आपको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और बताऊंगा, तब हम क्लास को खत्म करेंगे। कल थोड़ा सा ये अभी आधा घंटे का टॉपिक और इसमें रह गया है, और उसके साथ में फिर शीट डिस्कस करूंगा, लेकिन इस टॉपिक को मैं यही कंप्लीट करूंगा। टेरेस्ट्रियल नहीं तो फिर पूरा दोबारा से बताना पड़ेगा, अभी फ्रेश है माइंड में। तो सेकंड वाला जो केस है वो है आपका टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में इसका यूज जो करते हैं, इट इज यूज्ड टू सी। अब वहां तो हेवनली ऑब्जेक्ट, मतलब हेवन का मतलब स्वर्ग नहीं है, यहाँ पे वो जो पीछे लिखा था हेवनली का मतलब होता है जो स्पेस की जो चीजें हैं, यूनिवर्स की चीजों को देखने के लिए यूज करते हो। यहाँ पे ग्राउंड के ऑब्जेक्ट थे, इट इज यूज टू सी ऑब्जेक्ट, इट इज यूज टू सी अर्थली ऑब्जेक्ट, यानी अर्थ पर जो है, या ग्राउंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फाइनल इमेज फॉर्म इज इरेक्ट, ये मेन चीज है, ठीक है। इट्स कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बस एक अंतर जो आता है वो अंतर ये है
कि इसमें एक बीच में एक एक्स्ट्रा लेंस और होता है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव और आई लेंस के बीच में एक लेंस होता है, वो आप यहाँ फिगर से समझें। और इन केस अगर आप फिगर बना रहे हैं, इन केस आप अगर फिगर बना रहे हैं, ठीक है, तो फिगर बनाए अगर तो एक तरफ से बनाएंगे तभी फिगर सही बना पाएंगे, नहीं तो गलती होगी। होता क्या है, 3 लेंस पहले बना लेते हैं, फिर लाइन स्केच करते हैं, तब दिक्कत आती है। तो यहाँ ऐसे करके ये रेज आई, और रेज जब आई यहाँ पर तो ये इमेज बन गई, ये पहली इंटरमीडिएट इमेज है, पहली। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट इमेज बनेंगी। इसके बाद वो लेंस आ जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये लेंस आ गया। इस लेंस को हम इरेक्टिंग लेंस कह सकते हैं, क्योंकि फाइनल इमेज को इरेक्ट बनाने में ये हेल्प करेगा। अब ये जो लेंस है इस तरह से लगाया जाता है, जैसे ये रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है आपका, ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो एफ। अब यहाँ जो इमेज बनेगी ये वाली, ठीक है, जाहिर सी बात है एफ के डिस्टेंस पे बनेगी। फिर इस लेंस को, ये बीच वाला जो लेंस है इसका नाम है इरेक्टिंग, इरेक्ट कर देता है, इरेक्टिंग लेंस है तो कॉन्वेक्स ही। तो इसको ऐसे रखा जाता है कि इसकी अगर फोकल लेंथ, इस वाले लेंस की फोकल लेंथ अगर एफ है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 2f रखा जाता है। हम जानते हैं कि ये 2f की इमेज 2f पे बना देगा और रियल की इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, यानी इस ऑब्जेक्ट की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, सेम साइज की बनाएगा यहाँ पर, इधर, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस पे बनाया इसने, 2f पे। ये डिस्टेंस कितना था, ये भी 2f था, इसमें f इसकी फोकल लेंथ, ठीक है। तो रेज ऐसे आई और ऐसे, ये वाला जो लेंस है आपका इरेक्टिंग लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f है, तो यहाँ पे 2f पे इमेज बनी, इंटरमीडिएट इमेज है पहली वाली, ये दूसरी इंटरमीडिएट इमेज है, यानी 2 इंटरमीडिएट इमेज हो गई। इसके बाद अब ये बारी आती है यहाँ पर आई लेंस की, ठीक है, आई लेंस की, ये आपका आई लेंस, और इस आई लेंस की फोकल लेंथ एफ। अब ये यहाँ पर ऐसे करके देख जाएंगी, ऐसे, और आगे तो मिल नहीं पाती, यहां से हम देख रहे हैं ये आई है, तो ये रेस को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं ऐसे, और पीछे जब एक्सटेंड करेंगे तो ये जो इमेज बनेगी ये हमारी फाइनल इमेज है, ठीक है, ये फाइनल इमेज, फाइनल इमेज। और कैसी है फाइनल इमेज, फॉर्म्ड इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट कह देता हूं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वाली फाइनल इमेज होगी। और ये दोनों इंटरमीडिएट इमेज है। अच्छा, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस वही हुई, ठीक है। तो आप अगर एक चीज नोटिस करें थोड़ी देर के लिए, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, केवल ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ट्यूब लेंथ की जब हम बात करेंगे तो ये आपका इरेक्टिंग लेंस यहां लिखता हूं, और ये जो लेंथ है ना, ये ट्यूब लेंथ है। तो आप गौर करिए, एफ ओ प्लस 2f और यूई, यानी कि यूई ये इतना तो था ही पहले भी, इसमें 4f जो एक्स्ट्रा मैं बोल रहा था, ये 2f और 2f ये एक्स्ट्रा आ जाता है। और पता है इसमें फायदा ऐसा क्या है कि इसमें ये 2f और ये 2f, तो इस इमेज को एक तो इन्वर्ट कर दिया, रियल और इन्वर्टेड है, साइज वही रखा, तो इसने मैग्निफिकेशन में कोई चेंज नहीं किया इसने, हाँ ट्यूब लेंथ जरूर बढ़ गई, ठीक है। तो बस ये इमेज फाइनल जो बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, सीधी दिखाई देगी, जमीनी चीजों को देखने के लिए ट्यूब की लेंथ थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाती है, 2f और 2f यानी 4f हो गई। तो ये ट्यूब लेंथ की लेंथ आ गई, FO प्लस यू, बाकी मैग्निफिकेशन वही रहेगा। तो इसमें 2 केस जो बनते हैं, ठीक है, उसमें पहला केस, अब इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ m इन्फिनिटी, और m इन्फिनिटी का फॉर्मूला वही FO अपॉन FE, और इसमें जो ट्यूब लेंथ है L इन्फिनिटी, तो आप समझ ही सकते हैं व्हेन UE FE के बराबर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा FO प्लस FE प्लस 4f, ठीक है, ये आ गया। और इसमें ये केस फर्स्ट और केस सेकंड में इफ वही डी का इमेज बने, फाइनल इमेज इज एट डी, तो इसमें जो एम डी आया था उसका फॉर्मूला FO अपॉन FE, और 1 प्लस ये फिर से
कंफ्यूजन ना हो जाए, ध्यान से इसको लिखिएगा, ठीक है। ये आ गया। और अब ट्यूब की लेंथ, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्यूब की लेंथ का फॉर्मूला FO प्लस क्या आया था, DFE अपॉन और ये 4, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इसमें मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इसका रोल बता दिया। ये एक एक्स्ट्रा लेंस आता है, इसने इमेज को पलट दिया, सेम साइज की 2F की 2F पे बना रहा है, सेम साइज की होगी, तो मैग्नीफाइंग पावर जो आई है यहाँ पे ये वाली और ये वाली, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, केवल ट्यूब लेंथ में चेंज आ गया, ये 4F का टर्म और 4F का पिछले वाले केस में जो था, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, ठीक है। कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। कल क्लास का टाइम 8 to 9:30 रहेगा।